तो यूनिट 2 में हमारा है ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। होता क्या पहले ये समझते हैं। ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म इज बेसिकली a situation when an abruptly large number of broadcast packet in a very small amount of time। इसमें होता क्या है, एक सिचुएशन है जहां पर एब्रप्टली यानी एज ए सडन एकाएक क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट पैकेट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में जब आ जाता है, बहुत छोटे से टाइम में बहुत ज्यादा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट पैकेट जब आ जाता है तो इसी को ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म कहा जाता है। ठीक है, स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी। आंधी का मतलब क्या हुआ, हवा तो चलता ही रहता है। आंधी का मतलब है एकाएक सडन क्या है, बहुत तेज से हवा क्या है, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत तेज से बहुत ज्यादा हवा आ जाता है तो उसी को आंधी कहते हैं। उसी तरीके ब्रॉडकास्ट पैकेट जब आ जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में एज ए सडन लार्ज नंबर ऑफ पैकेट जब आ जाता है तो इसी को ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म कहा जाता है। ठीक है, ड्यू टू ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म द नेटवर्क क्वालिटी डिग्रेड्स सिग्निफिकेंटली। इससे क्या होता है, नेटवर्क की जो क्वालिटी होती है NQ, ये क्या घट जाती है। नेटवर्क की क्वालिटी क्या होती है, घट जाती है ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म की वजह से। इट लीड्स टू ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट ट्रैफिक एक्यूमुलेशन। इससे क्या होता है, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट ट्रैफिक क्या एक्यूमुलेट हो जाती है, एक जगह जमा हो जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो नेटवर्क क्वालिटी जैसे ही मेरा घटा तो ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट जो हमारा था वो इसका इन दोनों का ट्रैफिक क्या एक्यूमुलेट हो जाता, मिल जाता, ब्रॉडकास्ट का भी मल्टीकास्ट का भी, जब ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म होता है। दिस कंडीशन कैन लीड टू कंज्यूम ऑल द नेटवर्क। और इससे क्या होता है, ये हो सकता है ये कंडीशन क्या है, पूरे नेटवर्क को कंज्यूम कर ले, पूरे नेटवर्क को यूज कर ले। सो इट विल बी अनेबल टू ट्रांसफर नॉर्मल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक एट दैट टाइम। तो ये क्या है, अनेबल हो जाता है, यानी हम उस अमाउंट ऑफ हम उस टाइम पे क्या है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ पैकेट क्या नहीं भेज सकते हैं। A broadcast packet that leads to such situation is often called Chernobyl packet। और इस ब्रॉडकास्ट एक ब्रॉडकास्ट पैकेट जो इस सिचुएशन में फंस जाता है उसे कहा जाता है चेरनोबिल पैकेट। ठीक है, हाँ भाई, ये फर्स्ट यूनिट का हम वीडियो रिकॉर्ड कर दिए, तुमको हम भेज देते यूट्यूब का लिंक, पढ़ लेना। ठीक है, अभी नहीं हम बता पाएंगे, कल ही रिकॉर्ड हम कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, हम वो भेज देते हैं, तुमको देख लेना जब तुमको टाइम मिले। चलो, तो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म समझ गया कि ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में हमारा लार्ज नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट पैकेट क्या आ जाते हैं। तो टाइम हमारे पास कम रहता है और लार्ज नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट पैकेट आ जाते हैं तो इससे ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म हो जाता है। इससे होता क्या है, नेटवर्क क्वालिटी घट जाती है। नेटवर्क क्वालिटी क्या है, डिक्रीजेस डिग्रेड्स हो जाती है, यानी डिग्रेड हो जाती है, डिग्रेडेशन ऑफ नेटवर्क क्वालिटी हो जाता है। और ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट ये क्या है, इन दोनों का ट्रैफिक क्या एक्यूमुलेट हो जाता है, एक साथ ही दोनों का ट्रैफिक जाता है कंप्यूटर नेटवर्क में। ये इससे क्या और हो सकता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पे जितना पूरे नेटवर्क का ये कंज्यूम कर सकता है, पूरे नेटवर्क को ये कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म जब होगा तो। और इसमें नॉर्मल जो हमारे पैकेट्स होते हैं वो ट्रांसफर नहीं हो पाते, तो एक भी पैकेट वैसा जो नहीं ट्रांसफर हो पाया उसे हम चेरनोबिल पैकेट कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे। ये इमेज है ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म कैसे होता है, ये देखो। क्लाइंट भेजा स्विच ए के पास, स्विच ए से स्विच बी के पास गया और उसके बाद फिर ये सर्वर पे जाना था। दोनों जब एक साथ आ जाता है ना, लार्ज नंबर ऑफ पैकेट, अभी तो यहाँ दो दिखाया, ज्यादा भी हो सकता है, यहीं पर एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्रॉडकास्ट का भी मल्टीकास्ट का। अभी दो दिखाया, वहां पर क्या बोला, लार्ज नंबर ऑफ पैकेट, हो सकता है 500 600 है और निकलने का जगह एक ही है यहाँ से, कैसे निकलेगा सब। तो क्या है, कंजेशन हो जाता है यहाँ पर, क्या डिग्रेडेशन हो जाता है नेटवर्क क्वालिटी में, पूरे नेटवर्क को भी ये कंज्यूम कर सकता है। तो ये चीज होता है। ठीक है, ये इमेज बनाना है किस तरीके से क्लाइंट ए से स्विच ए से निकल रहा है, ये चीज, ये ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म का इमेज है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये ब्रॉडकास्टिंग से भी रिलेटेड है। देख लो, तीन तरह का ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं ब्रॉडकास्ट स्टॉर्मिंग के टाइम पे। ठीक है, एक यूनिकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट पैकेट यूजेस एयर एज ए मीडियम। जितने भी ब्रॉडकास्ट पैकेट होते हैं वो क्या यूज करते हैं, एयर को यूज करते हैं एज ए मीडियम टू ट्रांसफर द ब्रॉडकास्ट टू एनी लिसनर एट द सेम फ्रीक्वेंसी। और इसमें क्या होता है ना, जो दो सेम फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, इसका भी फ्रीक्वेंसी एफ है,
इसका भी फ्रीक्वेंसी एफ है। ये दोनों एक, ये फ्रीक्वेंसी वाला जिसका सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा वो किसी भी सेम फ्रीक्वेंसी वाले को भेज सकता है यूजिंग द एयर मीडियम। एयर मीडियम का यूज करके क्या है, वो सेम फ्रीक्वेंसी वाले को किसी भी लिसनर को भेज सकता है। ब्रॉडकास्ट पैकेट यूजेस द डेस्टिनेशन हेडर इन द फॉलोइंग वे, और जो डेस्टिनेशन हेडर यूज करता है वो इस तरीके से यूज करता है। एक होता है लेयर 2 ब्रॉडकास्ट, उसमें क्या होता है एफ 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 हाइफन एफ एफ हाइफन एफ एफ हाइफन एफ एफ, यानी ये 10 टाइम्स फ्रीक्वेंसी, यानी 5 टाइम्स लेयर 2 ब्रॉडकास्ट में 5 टाइम्स फ्रीक्वेंसी होती है विद ए सेपरेशन ऑफ हाइफन। और लेयर 3 ब्रॉडकास्ट में 255.255 वाले चार, यहाँ पर चार ये होते हैं, ठीक है, चार चार लेयर्स होते हैं लेयर 3 ब्रॉडकास्ट में। तो ये क्या चीज है, ये है कि डेस्टिनेशन हेडर में क्या होता है। डेस्टिनेशन हेडर में 5 टाइम्स एफ होगा विद सेपरेशन ऑफ एरर, और 4 टाइम्स 255 होगा लेयर 3 ब्रॉडकास्ट के हेडर में। हेडर के थ्रू ये पैकेट जाएगा ना, ये फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी लिसनर को भेज रहा है जब पैकेट, तो कुछ ना कुछ हेडर तो रहेगा। तो अगर लेयर 2 ब्रॉडकास्ट यूज करता है तो ये वाला रहेगा इसके लिए, और लेयर 3 यूज करेगा तो उसके हेडर में ये चीज रहेगा। अब रूट कॉजेज ऑफ ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले व्हेन ए यूजर वांट्स टू कनेक्ट टू ए स्पेसिफिक हब ऑफ नेटवर्क बट बाय मिस्टेक इट गेट्स कनेक्टेड टू अनदर स्विच पोर्ट, दिस विल कैच ऑल द फ्रेम्स एंड कीप देम within the loop. For example, when the computer connects to port while being connected to wireless network, also the network sets to bridging mode. अब देखो सिंपल ये कहना क्या चाह रहा है कि एक यूजर कनेक्ट करना चाह रहा था स्पेसिफिक हब ऑफ नेटवर्क से, बट बाय मिस्टेक इट गेट कनेक्टेड टू अनदर स्विच पोर्ट, लेकिन गलती से दूसरे में कनेक्ट हो गया। दिस विल कैच ऑल द फ्रेम्स एंड कीप देम विद इन द लूप। इससे क्या होगा, वो ऑल फ्रेम्स को कैच कर लेगा और उनको क्या लूप में चलाएगा। इसका एक एग्जांपल दिया है कि कभी कोई कंप्यूटर कनेक्ट होना चाहता है कोई पोर्ट से व्हाइल बीइंग कनेक्टेड टू वायरलेस नेटवर्क, जबकि वो पहले से वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड है। ऑल्सो द नेटवर्क सेट्स टू ब्रिजिंग मोड। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, समझो क्या हुआ। ये बंदा, ये क्लाइंट जो है ना, ये क्लाइंट है, ये भेजना चाह रहा था पैकेट सर्वर पर, ठीक है। स्विच ए से इसने भेजा, ये चाह रहा था स्विच बी में भेजना, ठीक है, यहां ही जा रहा था। दूसरा जो था स्विच ए से ही कोई दूसरे स्विच में कोई और बंदा होगा, वो भेजना चाह रहा हो कोई स्विच सी में, लेकिन वो गलती से स्विच बी की तरफ उसका पैकेट चला गया। इससे क्या हुआ, अब इसको पता नहीं चल रहा स्विच बी को किस पैकेट को ले, तो ये क्या लूप में चलते रहेगा, और इस वजह से क्या ब्रॉडकास्टिंग स्टॉर्म का प्रॉब्लम अकर हो जाता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है कि एक कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर में आपने पहले से माउस कनेक्ट किया हुआ है थ्रू वायर, ठीक है, आपने वायर कनेक्ट किया हुआ, आप इसको चला रहे हैं। आपने क्या किया, वायरलेसली आपने वायरलेसली आपने क्या किया, अपना माउस को जोड़ दिया, यानी वायरलेस माउस भी जोड़ दिया। तो भाई अब कंप्यूटर किसको ले, कंप्यूटर या तो इस वायर वाले रिस्पॉन्स को ले या इस वायरलेस वाले रिस्पॉन्स को ले। तो यहाँ पर कंप्यूटर को एक डिसीजन बनाना पड़ता है, लेकिन जब वो इंडिविजुअल होता है, लेकिन दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो यहीं पर ब्रॉडकास्टिंग स्टॉर्म की प्रॉब्लम आती है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर क्या है, ब्रॉडकास्टिंग स्टॉर्म की प्रॉब्लम आ जाती है जब ऐसा हो जाता है। तो चलो ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम रूट काउज और क्या रहता है, इम्प्रॉपर वीलैन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स कैन क्रिएट ए लूप दैट फाइनली लीड्स टू ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। अगर वीलैन, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, और वीलैन क्या हुआ, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो इम्प्रॉपर वीलैन जब रहेगा कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, अगर वीलैन कई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स अगर इम्प्रॉपर है, सही तरीके से नहीं है, तो ये भी क्या ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म की तरफ हम लोगों को लेकर जा सकती है, ठीक है। टू बिग ब्रॉडकास्ट डोमेन, if the broadcast is too big, then the amount of traffic in a domain is directly proportional to size of broadcast domain, that is the number of hosts in L2 VLAN or L3 सबनेट। अब ये क्या कह रहा है, टू बिग ब्रॉडकास्ट डोमेन, अब बहुत ज्यादा ब्रॉडकास्ट का डोमेन है, तो इससे क्या होगा, द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इन अ डोमेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज। अब भैया ब्रॉडकास्ट डोमेन उसका बड़ा है तो इसमें ट्रैफिक भी ज्यादा जाएगा, इस ट्रैफिक की वजह से भी कभी कभी ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म आ जाता है कि आदमी सोचता है यार इसमें तो बहुत स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब अपना पैकेट क्या एक साथ भेज देता ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। इसका एक एग्जांपल मतलब लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल जो है वो ये हो सकता है कि दो चीजें चल रही है। फॉर एन एग्जांपल, एक बस जा रही है, एक मेट्रो जा रही है। लोगों ने देखा कि बस में भैया कम जगह होता है, चलो इसमें सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, चलो मेट्रो में चले जाते हैं।
मेट्रो में सबको पता है, हाँ बहुत स्पेस होती है, लेकिन सब बंदे बस को कोई यूज ही ना करे, सब छोड़ के मेट्रो पे आ जाए, तो इसमें भी तो भीड़ हो जाएगी और इसका कोई रिसोर्स यूज नहीं करेगा। और क्या पूरी तरीके से मेट्रो फुलफिल्ड हो जाएगी, हो सकता है लोगों को जगह भी ना मिले। तो टू बिग ब्रॉडकास्ट डोमेन भी कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। आगे इसके बाद जो है वो है रूट काउज, इसका हाई वॉल्यूम ऑफ रिक्वेस्ट फॉर आईपी एड्रेस वाया डीएचसीपी। डीएचसीपी जो है बहुत ही इजीएस्ट वे ऑफ नेटवर्किंग, इजीएस्ट वे फॉर ए नेटवर्किंग होस्ट टू गेट एन आईपी एड्रेस फ्रॉम द नेटवर्क कंट्रोलर। तो डीएचसीपी जो हमारा है बहुत ही इजी वे है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम क्या है ले सकते हैं होस्ट आईपी एड्रेस ले सकते हैं नेटवर्क कंट्रोलर से। ठीक है, डीएचसीपी यूजेस इधर ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट पैकेट एज देयर मीडियम। और डीएचसीपी जो है यूज करता है ब्रॉडकास्ट या फिर यूनिकास्ट, यूनिकास्ट पैकेट यूज करता है अपने मीडियम के लिए, अपना कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, अभी एग्जांपल डीएचसीपी होता है क्या, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या है, यूजिंग नेटवर्क कंट्रोलर ये क्या ले सकता है, नेटवर्किंग होस्ट जो है वो ले सकता है आईपी एड्रेस नेटवर्क कंट्रोलर के इस्तेमाल से। तो इसमें जो यूज करता है वो मल्टी का यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट यूज करता है एज ए मीडियम कम्युनिकेशन के लिए। इसका एग्जांपल दिया है कि एक व्हेन द नेटवर्क इज बैक ऑनलाइन आफ्टर आउटेज, जब कोई नेटवर्क है, जैसे ये नेटवर्क था हमारा वाईफाई का, इज बैक आफ्टर आउटेज, ये बंद हो गया, लाइट कट गई, बंद हो गया, अब ये वापस आ रहा, लाइट आ गई, फिर ये जुड़ना चाह रहा। ऑल द मेंबर्स ऑन दैट नेटवर्क ट्राई टू ऑब्टेन द आईपी एड्रेस, जितने भी मेंबर होंगे इसके नेटवर्क पे, जितने भी मोबाइल कनेक्टेड होंगे, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टेड होंगे, सब क्या करेंगे, सब चाहेंगे इसका आईपी एड्रेस लेना ना, इससे भी तो हो जाता है, सब इसका आईपी एड्रेस लेना चाहेंगे ना इस वाईफाई का, और इसके चक्कर में सब क्या है अपना ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजेंगे, और जब ब्रॉडकास्ट पैकेट एक साथ भेजेंगे तो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म हो जाएगा। यही इसका रूट काउज है। चलो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि आपका स्टेप्स कौन कौन आप लेंगे ब्रॉडकास्ट सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए। तो स्टेप्स जो हम लेंगे ब्रॉडकास्ट सिस्टम को, पहले तो हमने देख लिया रूट काउज क्या था भैया, हाई वॉल्यूम ऑफ रिक्वेस्ट फॉर आईपी एड्रेस वाई डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल से, या फिर इम्प्रॉपर वीलैन के थ्रू वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर इसमें यह था कि स्पेसिफिक हब से कनेक्ट होना चाह रहा है और क्या है गलती से दूसरे से कनेक्ट हो गया। और एक क्या था आपका टू बिग ब्रॉडकास्ट डोमेन, ज्यादा बड़ा डोमेन रहेगा तब भी दिक्कत हो सकता है। स्टेप्स टू प्रिवेंट ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं जिनके थ्रू हम ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म को रोक सकते हैं। एंटीवायरस फायरवॉल्स कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव मैलिशियस एंड इंटेंशनली इंक्लूडेबल। अब एक चीज ये देखो, ब्रॉडकास्ट सिस्टम में क्या था, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में सडन लार्ज नंबर ऑफ पैकेट्स इज ब्रॉडकास्टेड, बहुत ज्यादा पैकेट जब क्या ब्रॉडकास्टेड हो जाता है तब क्या ये दिक्कत आती है। ये भी तो हो सकता है भैया कोई ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म लाने के लिए आप में मैलिशियस इंटेंशनल पैकेट्स भेज रहा हो, अनइंटेंडेड पैकेट्स या अननेसेसरी पैकेजेस आपको भेजा, इसकी वजह से भी तो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म आ सकता है। तो अगर हम एंटीवायरस फायरवॉल्स यूज करेंगे वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा अननेसेसरी कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट तो नहीं आ रहा, और अगर आ रहा तो उसे रिमूव करेगा। इसके थ्रू हम इसे रोक सकते हैं, पहला पॉइंट क्लियर। द मोर ऑफन एआरपी टेबल्स आर क्लियर द मोर ऑफन ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट अकर, तो जितना जल्दी एआरपी टेबल क्लियर होगा मोर ऑफन ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट अकर, तो जितना जल्दी जल्दी एआरपी टेबल क्या क्लियर होगा मोर ऑफन ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट अकर, उतना जल्दी जल्दी क्या ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट क्या अकर हो सकता है। यानी एआरपी टेबल को आप क्लियर करके ब्रॉडकास्ट स्टॉर्मिंग को रोक सकते हैं। Storm protocols and equivalent controlling techniques allow to limit the broadcast packet। अब क्या storm protocols आप लगा सकते हैं और equivalent controlling techniques लगा सकते हैं, इन सब को लगा के भी आप क्या है ब्रॉडकास्ट पैकेट को लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप डिसेबल कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट लेयर 3 डिवाइसेस पर। इफ ए स्टॉर्म originated from WAN then setting off IP directed broadcast will solve the issue। अब क्या लेयर 3 डिवाइसेस को अगर आप डिसेबल कर देंगे तो इससे क्या होगा, जितना भी वाइड एरिया नेटवर्क से आ रहा होगा स्टॉर्म जितना जनरेट हुआ होगा, अगर आप उनके आईपी को बंद कर देंगे डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट विल सोल्व द इशू। तो इससे क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क वाले भेज नहीं पाएंगे और ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म क्या आपकी रुक जाएगी।
नेक्स्ट है स्प्लिटिंग द ब्रॉडकास्ट डोमेन विल हेल्प इन डाइवर्टिंग द ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। स्प्लिटिंग द ब्रॉडकास्ट डोमेन, आप क्या ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देंगे। हमने क्या कहा, क्यों हो रहा ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म, ये समझिए। ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म इसलिए हुआ, द रूट काउज, वन ऑफ द रूट काउजेस वाज आल्सो देयर इज अ टू बिग डोमेन। मैंने क्या कहा, टू बिग डोमेन था, इस वजह से भी तो एरर आ रहा था। मेरा ये कहना है, एक ट्रेन चल रही है दिल्ली से पटना के बीच में, हर बंदा तो चाहेगा कि इसी ट्रेन पे इसमें 12 बोगी रहे चाहे 20 बोगी रहे, हर बंदा चाहेगा भाई 20 बोगी है चढ़ जाओ, सीट मिलेगा हर हाल में, यही तो सब चाह रहा। प्रॉब्लम तो होगा। आप इसको 20 बोगी की ट्रेन को 3 हिस्से में तोड़ दीजिए, 6-6 बोगी में, फिर क्या कुछ लोगों को लगेगा यार 6 बोगी है, पता नहीं कंफर्म मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन है, कोटा है, ये है वो। इससे भी क्या है, स्टॉर्मिंग रुकेगी, इससे भी लोग क्या है, एहतियात करेंगे, इससे भी लोग क्या है, कंफर्म टिकट लेकर ही चलेंगे। तो बिग जो डोमेन था उसको अगर हम स्प्लिट कर देंगे छोटे छोटे डोमेन में, तो इससे भी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व हो सकती है हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, by creating new VLAN network we can divert more than half of the traffic to another network, it will help reducing external alert। तो वही चीजें रोक सकते हैं, चलो सही है। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ स्विचेस इंश्योर दैट दे डोंट फेस एनी हार्डवेयर फेलियर, मैंने पहले ही बताया स्विच होता है। अब स्विच को आप मेंटेन नहीं करेंगे तो हार्डवेयर फेल्योर हो सकता है, लेकिन आप जब स्विच को मेंटेन करेंगे तो हार्डवेयर फेल्योर तो नहीं होगा, इसकी वजह से भी तो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्मिंग रुकेगी। भैया स्विच के थ्रू ही तो चला गया था, दोबारा उस स्विच को बी पर थोड़ी ना भेजना था। ध्यान देखो, ये स्विच जो था ये तो हो सकता है स्विच सी पर भेजना चाह रहा हूं, लेकिन हार्डवेयर फेल्योर हुआ तो दूसरे पैकेट को भी तो स्विच बी पर भेज दिया, इसी वजह से तो प्रॉब्लम हुई थी। चलो और क्या है, चेकिंग फॉर लूप्स इन स्विचेस हेल्प टू अपस्ट्रीम एंड अनमैनेज्ड स्विच। अब ये क्या कर रहा है, लूप्स को चेक करने से स्विच में हेल्प द अपस्ट्रीम, हेल्प टू अपस्ट्रीम द अनमैनेज्ड स्विच। अब जो स्विच क्या अनमैनेज है, जिसको मैनेज नहीं किया जा रहा, उसको अगर हम सही कर देंगे तो क्या है, अपस्ट्रीम कर देंगे, उसमें ट्रैफिक देंगे, तो उससे भी क्या है, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्मिंग रुक सकती है। द अनमैनेज्ड स्विचेस, जिनको मैनेज नहीं किया जा रहा, इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू द ब्रॉडकास्ट समटाइम्स फ्लड द नेटवर्क विद अ लॉट ऑफ अननेसेसरी ट्रैफिक। अब जिनको मैनेज ही नहीं किया जा रहा स्विच को, कभी कभी क्या करती है, इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड द ब्रॉडकास्ट समटाइम्स, अब कभी कभी ब्रॉडकास्ट को रिस्पॉन्ड करने के चक्कर में यही स्टॉर्मिंग करवा देती है। स्टॉर्मिंग करवा देती है तो पूरा नेटवर्क की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इनको क्या है, इनको हमें अपस्ट्रीम करना पड़ेगा, इनको हमें चेक करना पड़ेगा लूप के लिए, इनको मैनेजमेंट इनका करना पड़ेगा। तो इन सबको समरी अगर हम देखें तो इनको कैसे सही किया जा सकता है, तो आप इनको सही कर सकते हैं। पुअर नेटवर्क मैनेजमेंट की वजह से ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म आता है, पुअर मॉनिटरिंग ऑफ द नेटवर्क, आप नेटवर्क को मॉनिटर नहीं कर रहे इस वजह से आता है, आप चीप हब या पोर्ट यूज कर रहे हैं, आप अच्छे क्वालिटी का हार्डवेयर नहीं यूज कर रहे तब हो रहा है। इम्प्रॉपर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, आपका नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, आपका वीलैन का कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। द लैक ऑफ नेटवर्क डायग्राम डिजाइन सही नहीं है, नीडेड फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट आप उसका कीजिएगा, तब जाके वो चीजें सही होगी। और गाइडलाइन आप दीजिएगा कि ट्रैफिक रूट किस तरीके से जानी चाहिए, विदाउट गाइडलाइन ये प्रॉब्लम हमेशा ब्रॉडकास्ट स्टॉर्मिंग का आता ही रहेगा। क्या हुआ, क्या नाम है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है ये देखो, ब्रॉडकास्टिंग इज ए मेथड वेयर अ मैसेज इज सेंड फ्रॉम वन नोड टू ऑल अदर नोड्स इन द नेटवर्क। ये हमेशा याद रखना, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ठीक है, यहां से मैसेज जा रहा है। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, मैसेज क्या है, एक नोड से बहुत सारे नोड पे जाता है, तो इसने क्या है, मैसेज को भेज दिया, ठीक है, इसने मैसेज को यहाँ भेजा, यहाँ भेजा, यहाँ भेजा, यहाँ भेजा, तो इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। भाई जो हम लोग टीवी देखते हैं वो क्या है, वो भी तो एक तरीके का ब्रॉडकास्टिंग है। उसमें क्या है, एक जगह से स्टार्ट हो रहा है टीवी चैनल, एक जगह से ब्रॉडकास्ट, या मैच जो होता है, मैच में जो आई जैसे कोई चैनल है स्टार स्पोर्ट्स, वो एक जगह से ब्रॉडकास्ट कर रहा है और मिलियंस ऑफ पीपल उसको देख रहे हैं, तो यही तो ब्रॉडकास्टिंग है। याद करने का भी सबसे अच्छा तरीका है, बस इसको इंग्लिश में लिख दोगे, वेयर ए मैसेज इज सेंट फ्रॉम वन नोड टू ऑल अदर नोड्स इन द नेटवर्क। मैसेज ही तो पहुंचा रहा है कि भैया कौन प्लेयर कितना स्कोर किया, यही है ब्रॉडकास्टिंग। अब यूनिकास्ट टू ब्रॉडकास्ट, अब यूनिकास्ट को ब्रॉडकास्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, a node sends a broadcast package to its neighbors which then forward the packet to their neighbors unit all nodes receive the message। अब यूनिकास्ट समझो, नाम से समझना, यूनिकास्ट किसको कहते हैं, यूनिकास्ट कहा जाता है, यूनिकास्ट बना है यूनी से, यूनी का मतलब होता है वन,
तो यूनिकास्ट क्या करता है ना, यूनिकास्ट एक नोड ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज, बस एक ही नोड को भेजेगा। अब कह रहा है यूनिकास्ट को ब्रॉडकास्ट में कैसे बदलोगे भैया, एक नोड से एक नोड के पास गया, अब आप सबके पास कैसे पहुंचाओगे? तो बोल रहा है यहाँ से आप यहाँ भेजे ना, अब ये अपने नेबर को भेजा, एक बंदे को ये भेजा, ये अपने नेबर को भेजेगा, तो दो हुआ। अब ये जो तीसरा है, ये अपने नेबर को भेजेगा, तो अल्टीमेटली मैसेज तो पहुंच गया ना भाई, एक तरीके का ये भी तो ब्रॉडकास्ट हो गया, मैसेज इसके पास पहुंचा, इसके पास भी पहुंचा। ये है कि डायरेक्टली यहाँ से नहीं पहुंचा लेकिन पहुंच तो गया, तो यूनिकास्ट टू ब्रॉडकास्ट कन्वर्जन इस तरीके से होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फ्लडिंग। इन फ्लडिंग, a node forwards the broadcast packet to all its neighbor except the source node। फ्लडिंग में क्या होता है, एक नोड क्या है, फॉरवर्ड करता है ब्रॉडकास्ट पैकेट टू ऑल इट्स नोड एक्सेप्ट द सोर्स नोड। ये सोर्स नोड को छोड़ के सबको, अपने सब नेबर को क्या है, ब्रॉडकास्ट पैकेट भेज देता है। सोर्स नोड में क्या हुआ ना, जैसे ये सोर्स नोड है तुम्हारा कोई, ये सोर्स नोड है, यहां से आ रहा था, ये क्या करता है ना, कोई भी एक जो पैकेट होगा तुम्हारा वो भेजा, जैसे ये 3 है, ये क्या करेगा ना, ये सोर्स नोड के अलावा सबको अपना ये मैसेज भेजेगा, तो इसके वजह से क्या हो जाता है, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म आ जाता है कि सडन क्या है, ये लोग भी, सोर्स भी भेज रहा होगा इनको, इन तीनों को, और ये भी भेज दिया, इसके वजह से फ्लडिंग आ जाती है। चलो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म पहले ही बताया जा चुका है, अनकंट्रोल प्रोपगेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट मैसेज कैन लीड टू ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म, कंज्यूमिंग बैंडविड्थ एंड कंज्यूमिंग नेटवर्क कंजेशन। पहले ही बताया जा चुका है कि एक लेस अमाउंट ऑफ टाइम में आप क्या, बहुत ज्यादा मैसेज जब क्या है भेज देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उससे हो जाता है प्रॉब्लम, उससे नेटवर्क का सभी चीज यूज हो जाता है, तो इससे क्या आ जाता है, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म आ जाता है। सडन अमाउंट ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा ब्रॉडकास्ट पैकेट जब सेंड हो जाते हैं, तब क्या ये प्रॉब्लम आता है ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म का, जिससे नेटवर्क क्वालिटी आपकी डिग्रेड हो जाती है और मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट क्या एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक साथ। नेक्स्ट अब देखो इफिशियंसी कंसर्न क्या रहता है, ब्रॉडकास्टिंग कैन बी इनएफिशिएंट ड्यू टू रिडंडेंट ट्रांसमिशन एंड द पोटेंशियल फॉर द ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म प्रॉब्लम। ये क्या है, इनएफिशिएंट क्यों हो सकता है, रिडंडेंसी ट्रांसमिशन से। एक मैसेज है, रिडंडेंसी किसको क्या कहते हैं, रिडंडेंसी कहते हैं कि एक चीज आपको पहले से मिल चुकी है, किसी ने आपको डेट शीट भेज दिया आपके ऑफिशियल ग्रुप पे, उसके बाद क्या हुआ, आपका हर दोस्त आपको अकेले अकेले सिंगल सिंगल मैसेज में डेट शीट भेज देती है, क्या रिडंडेंसी। भाई इफ यू हैव ऑलरेडी गॉटन समथिंग, आपको इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट समथिंग, आपको कोई चीज पहले से मिल चुकी है, देन व्हाई आर यू गेटिंग द होल थिंग अगेन फ्रॉम द सेम थिंग फ्रॉम अदर 50 पर्संस। आप क्यों नेक्स्ट 50 बंदों से वो सेम चीजें ले रहे हो, ये रिडंडेंसी हो गया। इससे क्या इनएफिशिएंसी आ जाती है, क्योंकि नेटवर्क में कंजेशन हो रहा है, नेटवर्क का परफॉर्मेंस इससे लो हो रहा है, तो इन सब चीजों को क्या रोकना चाहिए, तो इससे इनएफिशिएंसी हो जाती है। तो इसे ब्रॉडकास्टिंग में एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है भाई, सबसे पहले तो टीवी लिख देना, रूट डिस्कवरी में यूज होता है, नेटवर्क वाइड अनाउंसमेंट, एक साथ बहुत से लोगों को कुछ बताना है तब यूज करते हैं ब्रॉडकास्टिंग। डिसेमिनेशन ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन, आपको डिसेमिनेशन ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन, और क्या डिसेमिनेट जब करना होता है कंट्रोल इंफॉर्मेशन को, तब हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटोकॉल सपोर्ट। मैनी राउटिंग प्रोटोकॉल इन एडहॉक नेटवर्क सपोर्ट ब्रॉडकास्टिंग फॉर वेरियस नेटवर्क ऑपरेशन। तो बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल एडहॉक नेटवर्क में सपोर्ट करते हैं ब्रॉडकास्टिंग को वेरियस नेटवर्क ऑपरेशंस में। ठीक है, डिसेमिनेशन का मतलब वही होता है स्प्रेडिंग, यानी आपको कंट्रोल इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, जैसे पुलिस वगैरह यूज करती है, तो वो लोग भी कभी कभी बहुत से जगह पर मिलिट्री ऑपरेशन होना, ब्रॉडकास्टिंग कभी कभी कर देती है। ठीक है, प्रोटोकॉल बहुत सपोर्ट है ब्रॉडकास्टिंग में, कोई प्रोटोकॉल का दिक्कत नहीं है। कंट्रोल मैकेनिज्म, टेक्निक्स लाइक ब्रॉडकास्ट separation and probabilistic broadcasting are used to control and limit the propagation of broadcast messages। तो आप इसमें दो चीजें भी रहती है, आपको ब्रॉडकास्ट सेपरेशन भी मिलता है और प्रोबेबिलिटिक ब्रॉडकास्टिंग भी मिलता है, जिससे आप क्या है इसके कंट्रोल, इसके जो प्रोपगेशन है, जो जा रहा है स्प्रेडिंग और ब्रॉडकास्ट मैसेज, उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्स कंजम्पशन। ब्रॉडकास्टिंग कैन कंज्यूम सिग्निफिकेंट नेटवर्क रिसोर्सेज इंक्लूड बैंडविड्थ एंड नो एनर्जी। भैया रिसोर्स तो अच्छा तगड़ा कंफर्म होगा ब्रॉडकास्टिंग में बहुत ज्यादा, क्योंकि लोगों तक आपको बहुत से नोड तक पहुंचाना है, ब्रॉडकास्टिंग में रिसोर्स तगड़ा खर्चा होगा, बैंडविड्थ और नोड एनर्जी भी लगेगी।
चलो लिमिटेशन पे आते हैं, क्या क्या जिसमें परेशानी थी, दिक्कतें थी। ब्रॉडकास्टिंग इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल एप्लीकेशन ड्यू टू इट्स इनएफिशिएंसी एंड पोटेंशियल फॉर कॉजिंग नेटवर्क प्रॉब्लम लाइक ब्रॉडकास्ट। अब हर जगह भैया इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें, इनएफिशिएंसी थी, ब्रॉडकास्ट प्रॉब्लम था, और क्या है इसमें एक और दिक्कत थी आपकी कि ये नेटवर्क यूसेज ज्यादा लेगा, परफॉर्मेंस कभी कभी उतना अच्छा नहीं देता, और हायर क्या है नेटवर्क रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। चलिए अब आते हैं मल्टीकास्टिंग पे। मल्टीकास्टिंग इज अ मेथड वेयर मैसेज सेंड फ्रॉम वन नोड टू ग्रुप ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क। इसमें क्या होता है ना, ब्रॉडकास्टिंग मल्टीकास्टिंग में बहुत स्लाइट डिफरेंस है, अच्छे से समझना। ये भी भेजता है एक से बहुत सारे को, ये भी एक से बहुत सारे नोट्स को इसने भी भेजा भैया, इसको भेजा, इसको भेजा। लेकिन ये जो भेजता है ना, ये तीनों जो है ना, ये पहले से एक ग्रुप बने रहेंगे। ये तीनों जो होंगे ये पहले से एक ग्रुप बने रहे होंगे, ये एक ग्रुप रहे होंगे। और ये जो दूसरा ग्रुप होगा ना, उसके पास जब मैसेज जाएगा ना, तो वो दूसरा मल्टीकास्ट में जाएगा, सेम मैसेज नहीं जाएगा। इन दोनों के पास सेम टाइम, मतलब सेम मैसेज इन दोनों के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रुपिंग है। हाँ, ये एक से ज्यादा नोट पे पहुंचा सकता है, लेकिन ग्रुप में ये देता है, तो बहुत स्लाइट डिफरेंस है, अच्छे से समझना। ब्रॉडकास्टिंग मल्टीकास्टिंग आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि मल्टी में भी क्या है, मल्टी का मतलब ये बहुत, भाई बहुत को ये भी भेजता है, ब्रॉडकास्ट भी बहुत को भेजता है, लेकिन स्लाइट डिफरेंस है, इस इमेज से अच्छे से समझ लेना। चलो, ग्रुप कम्युनिकेशन में ज्यादा यूज होता है। नॉट इंटरेस्टेड इन रिसीविंग द मल्टीकास्ट मैसेजेस, जॉइन द मल्टीकास्ट ग्रुप, देन द मैसेज इज सेंड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो इसमें क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। इसमें चलता है भैया जिसको, मतलब जिसको मन है, जो इंटरेस्ट है, जिसको इंटरेस्ट है कम्युनिकेशन में, जिनको इंटरेस्ट है कुछ अनाउंसमेंट सुनने में, कुछ मैसेज रिसीव करने में, वो इंटरेस्टेड बंदे जिनको इंटरेस्ट है उस चीज में, वो क्या ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ग्रुप में कम्युनिकेशन होता है। बहुत अच्छा एग्जांपल जो है ग्रुप मल्टीकास्टिंग का आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स होते हैं, भाई जिनको इंटरेस्ट है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे और उनको मैसेज आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना पूरी दुनिया को पता चल रहा, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग आईपीएल का मैच हर बंदे को पता है, जो चाहेगा देख लेगा। बट द मैसेज यू आर रिसीविंग इन योर व्हाट्सएप कॉलेज ग्रुप इज नॉट, cannot be received by any other person in the world। वो क्या है, until unless they are in the group। अगर वो ग्रुप में नहीं है तो वो क्या है, नहीं उनको मैसेज मिल सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। Efficiency, multicasting is more efficient than broadcasting as it targets a specific group of nodes, reducing number of transmission। अब क्या कह रहा है, ये टारगेट जो करता है ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ नोड्स को ही करता है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ नोड्स को करता है। इससे क्या नंबर ऑफ ट्रांसमिशन क्या रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप मैनेजमेंट। मैनेजिंग मल्टीकास्ट ग्रुप एंड मेंबरशिप इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। अगर आप ग्रुप को मैनेज करते हैं तो ये बहुत एसेंशियल है। अगर आप ग्रुप को मैनेज करेंगे तभी मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सही तरीके से हो पाएगी। ठीक है, अब एप्लीकेशन पे आते हैं भैया, मल्टीकास्ट कहाँ कहाँ यूज होता है। एक तो लिख देना भैया, व्हाट्सएप ग्रुप में यूज होता है मल्टीकास्ट, क्योंकि द थिंग्स दैट आर यूज्ड इन योर डेली लाइफ इज मोर likely that you will end in remembering those things। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप उन चीजों को याद कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में बहुत लोग बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। एग्जाम में ये नहीं है कि आप किस तरीके से ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा चीजें याद करके लिखते हो, वहां पर है कि आप किस तरीके से सोचते हो, कनेक्ट किस तरीके से करते हो 2-3 चीजों को, और कनेक्ट से फिर आप आंसर कैसे बनाते हो। एक बंदा अगर एक पेज रट के गया है, अगर वो बीच का एक लाइन भूल जाए तो वो नीचे का कोई लाइन नहीं लिख पाएगा, इस वजह से कि उसे लगेगा मैं ये भूल गया हूँ, आगे का पता नहीं सही होगा या नहीं। लेकिन कोई बंदा जिसे 3 वर्ड भी याद आ गया, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, हो सकता है वो तीनों को मिला के 1 पेज या 3 पेज भी लिख सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर रेलेवेंट एग्जाम्पल्स दैट इज रिलेवेंट टू योर डेली लाइफ। तो चलिए मल्टीकास्ट एग्जांपल में लिख दीजिएगा। और थ्योरेटिकल एग्जांपल्स की बात की जाए तो इसमें जो होगा वो होगा एग्जांपल्स आपका एप्लीकेशन जो होगा मल्टीकास्ट में, वीडियो स्ट्रीमिंग हो जाएगा, ऑनलाइन गेमिंग हो जाएगा। भाई ऑनलाइन गेमिंग में हर बंदा कोई थोड़ी ना देख सकता ऑनलाइन गेमिंग। आप यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट कर दे तो अलग बात, अदरवाइज क्या है, 2 बंदे जिनको आप ज्वाइन करोगे मल्टीकास्टिंग में, ऑनलाइन गेमिंग में, वही देख सकते हैं। कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन में ज्यादा यूज होता है मल्टीकास्टिंग। कोलैबोरेटिव का मतलब क्या हुआ ना, जब आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप कोलैबोरेशन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो सब बंदे को नहीं मिलेगा, उस ग्रुप को मिलेगा जो उसको ज्वाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप मैनेजमेंट।
मैनेजिंग मल्टीकास्ट ग्रुप एंड मेंबरशिप इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। अगर आप मैनेज करते हैं मल्टीकास्ट ग्रुप को और मेंबरशिप को तो ये एसेंशियल है एफिशिएंट मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए। चलिए स्केलेबिलिटी पर आते हैं। मल्टीकास्टिंग कैन इंप्रूव नेटवर्क स्केलेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्रांसमिशन फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन। ये क्या नंबर ऑफ ट्रांसमिशन को कम करके ग्रुप कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी स्केलेबिलिटी को क्या है बढ़ा देते हैं। QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस। Multicast routing protocols aim to provide QoS by considering factors like bandwidth, latency and reliability। इन तीनों चीजों को देख के वो bandwidth, latency और reliability को देख के वो क्या करते हैं QoS यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं इन सब चीजों को सही करके। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। Multicast optimizes network resources by reducing redundant transmission and conserving bandwidth। ये क्या अपने बैंडविड्थ को संभालता है और रिडंडेंट ट्रांसमिशन को रोकता है, यानी एक ही चीज को बार बार भेजने से बचता है। इसकी वजह से ये क्या रिसोर्स को ऑप्टिमिस्टिकली क्या है यूज कर पाता है, इफिशिएंटली यूज कर पाता। नेक्स्ट है लिमिटेशन। तो मल्टीकास्टिंग में फेस चैलेंजेस इन नेटवर्क सेटअप, ग्रुप मैनेजमेंट, स्केलेबिलिटी इन लार्ज एंड डायनामिक नेटवर्क। इसमें भी कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे आप जब नेटवर्क सेटअप करोगे तब प्रॉब्लम आएगा। आपका एक ग्रुप है, ग्रुप को मैनेजमेंट करने में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है। एक और प्रॉब्लम जो आता है इसमें कभी कभी वो क्या है इसमें जो है आपका स्केलेबिलिटी, अगर आप बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट पे डायनामिक नेटवर्क्स में करते हैं तब भी इसमें क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट वी हैव इज जियो कास्टिंग। हमने क्या क्या देखा भाई, यूनिकास्ट भी बता दिया, 1-to-1 मैपिंग कैसे होता है, वन नोड टू अनदर नोड। ब्रॉडकास्टिंग बता दिया, वन नोड टू ऑल अदर नोड्स। मैंने बता दिया भाई आपको मल्टीकास्टिंग वन नोड टू मोर देन वन नोड्स या वन नोड टू अदर नोड्स, बट दे सेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन ए ग्रुप। जिसमें क्या करते हैं मैसेज जो सेंड होता है वो क्या है वन नोड से ग्रुप ऑफ नोड्स में ये भेजता है। नोड मोर देन वन नोड्स तो भेजेगा लेकिन वो ग्रुप में होने चाहिए। चलिए तो ये हो गया भाई हमारा खत्म। आ रहा है जियो कास्टिंग। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया लास्ट ईयर कि जियो कास्टिंग 2.5 नंबर में क्या होता है भैया। सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे भाई कि जियो कास्टिंग इज अ मेथड वेयर मैसेज सेंड फ्रॉम वन नोड टू ग्रुप ऑफ नोड विद इन ए स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल रीजन। बहुत ही अच्छा एग्जाम, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई जियो कास्टिंग का एक बहुत अच्छा भी एग्जांपल भी बताऊंगा डेली लाइफ से। ये है, चलिए एक ग्रुप है भैया, एक ग्रुप बनाया गया था, एक ग्रुप बनाया गया था इंजीनियरिंग प्लेसमेंट ग्रुप, ठीक है, या इंजीनियर्स ग्रुप, इंजीनियर्स हायरिंग ग्रुप, इंजीनियर्स जॉब ग्रुप। कहाँ की ग्रुप थी भैया, ग्रुप थी अमेरिका की। सैलरी कितनी थी भैया, सैलरी थी 10 लाख, ठीक है, 10 लाख सैलरी थी। 2-3 बंदे आए मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज से, बोले भैया हमको अमेरिका में हमको भी जॉब करना है। बोले ठीक है भैया कर लो, आ जाओ। ग्रुप में ये भी ज्वाइन हो गए, ग्रुप ये पूरा है, ठीक है, ग्रुप में ये भी ज्वाइन हो गए, कहीं से लिंक लेके वीपीएन से कनेक्ट करके कहीं से भी ये भी ज्वाइन हो गए कि हमको भी अमेरिका में जॉब करना है। इस बंदे ने लगा दिया जियो कास्टिंग। अब जियो कास्टिंग लगाने के बाद हुआ क्या कि इसने जियो कास्टिंग लगा दिया कि सिर्फ अमेरिका के बंदे को ही ये मैसेज जाए। तो इन सबको तो मैसेज मिला, इन सब ने एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, इन सबको जॉब मिल गई। और इन दोनों ये दोनों जो थे यही सोच में रह गए कि भाई इस ग्रुप पे मैसेज हमारे लिए जॉब का कभी तो हमारे पास मैसेज आता नहीं। इस वजह से नहीं आता क्योंकि इस बंदे ने जिसने जो हमारा सोर्स नोड था उसने जियो कास्टिंग लगा दी थी। जब जियो कास्टिंग लगाएंगे तो आप क्या है एक लिमिट लगा देते हैं कि वो स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल रीजन में ही जा सकता है, ठीक है। तो यही चीज लिखा हुआ, वेयर मैसेज सेंड फ्रॉम वन नोड टू ग्रुप ऑफ नोड विद इन ए स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल रीजन। तो ये चीज आप देखेंगे गूगल एडसेंस में भी आता है, जो एड चलती है कंपनियां जो चलाती है वो क्या है ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन लगा देती है, एक ज्योग्राफिकल रीजन का कंस्ट्रेंट लगा देती है, इस वजह से कि भैया हमारा प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है दिल्ली में, या फिर हम अभी सिर्फ दिल्ली में प्रोडक्ट को भेज रहे हैं, तो पूरे इंडिया में एड चला के क्या फायदा।
हम अपने प्रोडक्ट को सिर्फ इंडिया में, अगर कोई प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में बिक रहा है तो उसका अमेरिका में अफ्रीका में ऐड चला के तो आपके ऐड के पैसे की बर्बादी है ना। तो ये भी एक रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन देख लिया। ज्योग्राफिकल स्कोप ओनली नोट्स विद इन द स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया रिसीव द जियोकास्ट मैसेज, पहले ही बता जा चुका है, जो भी ज्योग्राफिकल रीजन में होंगे उन्हीं को मिलेगा। चलिए आते हैं एफिशिएंसी पर। Geocaching is efficient for targeted communication within a specific geographical region, reducing unnecessary transmission. पहले ही बताया जा चुका भाई, एक ज्योग्राफिकल रीजन में भेजना है तो उन्हीं को आपको भेजना। स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन में टारगेटेड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उन्हीं को टारगेट करना चाहते हैं जो ज्योग्राफिकल रीजन में है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अननेसेसरी ट्रांसमिशन से आप बचेंगे। जो उस रीजन में उन्हीं को भेजे, सबको भेजने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट है ज्योग्राफिक राउटिंग। Geocast routing protocol uses geographic information to route Geocast message to the intended geography। तो ये राउटिंग यूज होती है ना, इसमें ये ज्योग्राफिकल राउटिंग यूज होती है कि भैया हमको सब जगह नहीं भेजना। तो ये क्या करता है ना कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन यूज करता है। ये ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन यूज करेगा, जैसे राउटिंग वगैरह में आईपी एड्रेस वगैरह चेक करेगा, भाई आईपी एड्रेस कहाँ का है, जो अमेरिका का आईपी एड्रेस है उसी को भेजो भाई, जो दिल्ली का आईपी एड्रेस है उसी को भेजो भाई, सबको नहीं भेजो। तो ज्योग्राफिक राउटिंग का ये यूज करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, इमरजेंसी अलर्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है भैया। बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, अकाल आ गया, हिंसा हो गई, आतंकवादी हिंसा हो गई, अटैक हो गया, भैया पूरे देश को क्यों परेशान कर रहे हो, जहाँ बाढ़ आया बस उन्हीं को मैसेज दो कि भैया ये आपका हेल्पलाइन है, आपके लिए ये चीजें चल रही, ये प्रोग्राम चल रहा, आइए इनका फायदा उठाइए, आप यहाँ से सामान लेके भागिए। आपने सब बंदे को अगर मैसेज कर दिया भूकंप आने वाला, सब लोग निकलेंगे, हड़बड़ी में भगदड़ मचेगी, मौत होगी। तो बहुत ज्यादा यूज होता है जो हमारा ज्योग्राफिक एप्लीकेशन जो है वो इमरजेंसी अलर्ट में यूज होता है, ट्रैफिक मैनेज करने के लिए यूज होता है, और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के लिए यूज होता है। आजकल ये चीजें क्या है, इंडिया की एक संस्था है जो है वो है आपकी वो आपको वेदर वगैरह, वेदर अलर्ट जो देती है, उसने भी ये चीजें लगाई है। बीच में कुछ मोबाइल्स में देखा गया था कि वो एकाएक क्या है, एक उसमें अलार्म बजने लगा था, उसमें एक अलार्म 5-6 मिनट तक बजते रहा गया, और फिर बताया गया मैसेज में कि ये क्या है, एक टेस्टिंग फेज चल रही है। जो वेदर डिपार्टमेंट है, जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, वो क्या है, टेस्टिंग कर रही है देखने के लिए कि हम अलर्ट देना चाहेंगे जब इमरजेंसी में, तो क्या ये अलर्ट सब तक पहुंच पा रहा है या नहीं। तो इसका ये भी एक मतलब एप्लीकेशन रियल लाइफ यूज भी हो रहा है। राउटिंग प्रोटोकॉल बता ही जा चुका है, इसमें जीपीएसआर यूज होता है, ग्लोबल स्टेट राउटिंग यूज होता है जियोकास्टिंग में, एडॉक नेटवर्क्स में। ठीक है, नेक्स्ट है कवरेज। जियोकास्टिंग इंश्योर द मैसेज रीच नोड्स ओनली विद इन द स्पेसिफिक रीजन ऑप्टिमाइज। भाई ये कहता है कि सब तक मत भेजो, जो भैया है ज्योग्राफिक रीजन में उनको भेजो, ऑप्टिमाइज करो कवरेज को, मतलब सही तरीके से कवरेज के अंदर ही दो, और रिसोर्स का भैया यूटिलाइज करो, तभी मामला बनेगा। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन जियो कास्टिंग रिलाइज ऑन ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। तो भैया कैसे भेजते हैं, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, ये उनका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट। ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट आपका आईपी एड्रेस होता है, 1.1222234 टाइप का जो होता है वो आपका ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट होता है, उससे वो निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं डिस्टेंस, और मैसेज किस डिलीवरी एरिया में भेजना है, ये सब वो क्या है, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। इफिशियंसी वर्सेस स्केलेबिलिटी। व्हाइल जियोकास्टिंग इज इफिशिएंट फॉर टारगेटेड कम्युनिकेशन फेस स्केलेबिलिटी चाहे इन लार्ज डायनेमिक। भैया जब टारगेटेड कम्युनिकेशन करना है तो बहुत सही है ये, लेकिन जब स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा को आपको लार्ज डायनेमिक नेटवर्क में जब भेजना होता है तब ये भी प्रॉब्लम फेस करती है। लिमिटेशन क्या है ना, एक्यूरेट लोकेशन की इसको जरूरत पड़ेगी। किसी बंदे ने गलत लोकेशन डाल दिया ना तो उसे भी मिल जाएगी, या कोई हैक वैक यूज कर लिया, कुछ थोड़ा सा लूपहोल निकाल लिया तो ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड इफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी ऑफ ज्योग्राफिक राउटिंग। और जो राउटिंग है आपका, एक सेकेंड, तो इसका लिमिटेशन जो था ना कि आपको तो एक एक्यूरेट लोकेशन चाहिए होगा, और जो ज्योग्राफिक राउटिंग होगी वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए।
जो आप रूट यूज करेंगे उसको भेजने के लिए वो भी एक्यूरेट होना चाहिए, तभी वो इफिशियंसी आपको मिलेगी। अदरवाइज क्या है, टाइम भी वेस्ट होगा, रिसोर्स भी वेस्ट होगा। तो ये चीजें थी, ठीक है। अब जियो कास्टिंग का मतलब तो समझ गए होगे, एप्लीकेशन भी जान गए हो, कवरेज क्या होता है, रूटिंग प्रोटोकॉल, जीएसआर लिख देना, ग्लोबल शॉर्ट राइटिंग, कवरेज वही सब लिख देना। एफिशिएंसी स्केलेबिलिटी बता ही जा चुका है। स्केलेबिलिटी इफिशिएंट तो होता है, लेकिन जब स्केलेबिलिटी पे आती है मामला तब कभी कभी दिक्कत होता है। टीसीपी सही से पढ़ लेना, बहुत तगड़ा चीज है, समझा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पहले से भी पढ़े हो और मजा आएगा। तुम्हारा वायरलेस में भी है रे। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को तुम अच्छे से अगर पढ़ लोगे ना, वायरलेस में भी नंबर आ सकता है तुम्हारा, क्योंकि मैनेट वायरलेस में भी है। अच्छे से पढ़ लो इस टॉपिक को। टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मेन प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का, ठीक है। पोजीशन बिटवीन एप्लीकेशन और नेटवर्क लेयर के बीच में ये आता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में आता है ये टीसीपी। प्रोवाइड रिलायबल डिलीवरी सर्विस, क्या प्रोवाइड करता है, रिलायबल डिलीवर करवाता है, ठीक है। जब पैकेट ट्रांसमिट होता है उसमें रिलायबली उन पैकेट्स को डिलीवर करवाता है। डेफिनेशन क्या है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, फैसिलिटेट करवाता है मैसेज एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेज ओवर एन नेटवर्क। ये एक नेटवर्क है, ठीक है। इनमें जितने भी डिवाइसेज रहेंगी उनके बीच में ये मैसेज फैसिलिटेट करवाता है, मैसेज को एक्सचेंज करवाता है, जितने भी डिवाइसेज रहेंगे। उसी का ये एक प्रोटोकॉल है कि कौन किसको मैसेज भेज सकता है, मैसेज कैसे जाएगा, इन सब चीजों को ये फैसिलिटेट करवाता है। वर्क्स विथ आईपी फॉर सेंडिंग डेटा पैकेट, और जो डेटा पैकेट भेजता है उसके लिए ये आईपी को यूज करता है, इसीलिए टीसीपी आईपी से कहा जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये मैसेज एक्सचेंज करवाता है और जो डेटा पैकेट सेंड किया जाता है उसके लिए आईपी यूज होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। पोजीशन इन ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल में इसका कहाँ जगह होता है ये देख लो। दो मॉडल होता है ना, एक टीसीपी आईपी मॉडल होता है और एक क्या होता है, ओएसआई मॉडल होता है। ओएसआई मॉडल क्या था, ये हाइपोथेटिक था, यानी ये कभी इसमें नहीं आ पाया। रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता ओएसआई मॉडल, बस ये एक ढांचा है जिसको लोगों ने मतलब, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो ज्यादा मतलब स्ट्रेंथन था और सब चीजों सब क्वेश्चन का ये आंसर देता था, लेकिन ये फिजिकली कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाया, नहीं एग्जिस्ट करता है। तो उसमें कितने मॉडल, कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं, ठीक है। और इसमें 4 लेयर होते हैं। इसमें 4 लेयर कौन कौन होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो ये इन्हीं के बीच में, एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में ये होता है, ठीक है। चलो, लोकेटेड एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, और इसमें कहां पर होता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के पास होता है ओएसआई मॉडल में। टीसीपी कर क्या रहा है भाई, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, फैसिलिटेट करवाता है मैसेज एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेज ओवर नेटवर्क, और जब डेटा पैकेट्स भेजा जाता है तब उसे क्या करवाता है, आईपी का ये यूज करता है। चलो ये इमेज देखो, एप्लीकेशन लेयर है, टीसीपी लेयर है, आईपी लेयर है और उसके बाद नेटवर्क लेयर है, ठीक है। ये चीज है इसका पूरा, ये एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर, टीसीपी, उसके बाद आईपी, उसके बाद नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा ओएसआई मॉडल में ये कहां पर आता है, ओएसआई मॉडल में ये आ जाता है तुम्हारा नेटवर्क लेयर के पास, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में, लोकेटेड एट द ट्रांसपोर्ट लेयर पे है ये। चलो ठीक है, अब काम कैसे करता है ये देखो, इंश्योर सिक्योर ट्रांसमिशन बाय एस्टेब्लिशिंग ए वर्चुअल कनेक्शन। ये क्या करता है ना, ये इंश्योर करता है एक्यूरेट ट्रांसमिशन, ये सही सही ट्रांसमिट हो मैसेजेस, उसके लिए एक वर्चुअल कनेक्शन बनाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। कौन बनाता है, टीसीपी आईपी, टीसीपी जो होता है वो बनाता है कनेक्शन किसके किसके बीच में, इसके बीच में, सेंडर ये है और ये रिसीवर, इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल कनेक्शन बनाता है। अब आईपी क्या है ये भी समझ लो,
आईपी है तुम्हारा इंटरनेट प्रोटोकॉल, is a method that is useful for sending data from one device to another from all over the internet. अब इंटरनेट प्रोटोकॉल एक मेथड है जो यूजफुल है सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट। तुम इंटरनेट से कहीं पर से कहीं भी कोई भी डिवाइस में भेज सकते हो, डेटा सेंड कर सकते हो यूजिंग आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल में। इसमें क्या होता है, हर डिवाइस कंटेन्स ए यूनिक आईपी एड्रेस दैट हेल्प्स टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा अक्रॉस अदर डिवाइसेस प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है और उसी आईपी एड्रेस पर वो मैसेज को सेंड करता है जिससे उसके पास वो चीज क्या है, रिसीव हो जाती है। तो आईपी में ऐसे होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल में। और टीसीपी क्या करवाता है, फैसिलिटेट करवाता है मैसेज एक्सचेंज। अब देखो होता कैसे, ये देख लो। तो टीसीपी आईपी क्या मिल ही काम करता है। अब देखो, फॉर एग्जांपल व्हेन ए यूजर रिक्वेस्ट ए वेब पेज ऑन द इंटरनेट समवेयर इन द वर्ल्ड, द सर्वर प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट एंड सेंड बैक एन एचटीएमएल पेज टू दैट यूजर। अब ये कंप्यूटर तुम चला रहे हो, तुमने बोला भैया मुझे जामिया मिल्लिया का वेबसाइट खोल दो। अब दुनिया में वो कहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये क्या है, भेजेगा अपना रिक्वेस्ट कि भैया मुझे जामिया मिल्लिया का पेज दे दो। सर्वर के पास गया, सर्वर उसको प्रोसेस करेगा और सेंड बैक क्या करेगा, सेंड बैक क्या करेगा, सेंड करेगा कि हाँ भैया लो ये जामिया का पेज। और ये जो बंदा रहेगा वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ भाई मुझे सही जामिया का पेज मिल गया। तो तीन प्रोसेस होता है, पहले इसने रिक्वेस्ट किया, इसने सर्वर ने प्रोसेस करके इसके पास भेजा, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद इसने क्या है रिस्पॉन्स दिया कि जो यूजर था कि हाँ भैया मुझे मिल गया जामिया का पेज, सही है। अब देखो, द सर्वर मेक यूजेस ऑफ द प्रोटोकॉल कॉल्ड द एचटीटीपी प्रोटोकॉल। अब जो सर्वर यूज करता है जो प्रोटोकॉल उसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसे कहा जाता है। देन रिक्वेस्ट द टीसी द एचटीटीपी देन रिक्वेस्ट। तो ये क्या किया, सर्वर कॉल किया एचटीटीपी प्रोटोकॉल को, एचटीटीपी रिक्वेस्ट करता है टीसीपी लेयर को, एचटीटीपी उसके बाद क्या है टीसीपी लेयर को रिक्वेस्ट करता है सो दैट द रिक्वायर्ड कनेक्शन, तो टू सेट द रिक्वायर्ड कनेक्शन। और टीसीपी क्या है, एक वर्चुअल नेटवर्क बनाता है इन दोनों के बीच में। वर्चुअल नेटवर्क कौन बनाता है, टीसीपी इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल कनेक्शन सेट करता है, उसके बाद एचटीएमएल फाइल भेजी जाती है। तो कैसे होता है एक बार और समझ लो, ये समझना बहुत जरूरी। ये इस्लाम है, ये सर्वर है। इस्लाम ने कहा मुझे भैया चाहिए एमयू का वेबसाइट, इसने भेजा पहला सर्वर के पास, चलो सर्वर के पास गया। अब सर्वर क्या इसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस अब कैसे होता है ये देखो। सर्वर कहेगा, सबसे पहले सर्वर क्या करेगा, सर्वर एक प्रोटोकॉल यूज करेगा जिसको एचटीटीपी प्रोटोकॉल कहा जाता है। यहाँ पर वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करेगा, ठीक है, एचटीटीपी। तो इसने हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कर लिया, ठीक है। जब ये एचटीटीपी यूज कर लेगा उसके बाद फिर ये क्या करेगा, एचटीटीपी करने के बाद ये फिर अब कहेगा ये कनेक्शन इन दोनों के बीच में बैठा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कॉल करेगा टीसीपी को, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को, और यही मैसेज को एक्सचेंज करवाने में हेल्प करता है। अभी तक काम जो हुआ था ये इस तक पहुंचा था, पता कैसे पहुंचा था, आईपी का यूज करके, क्योंकि हर डिवाइस के पास अपना एक आईपी एड्रेस होता है। तो इसने क्या किया, हम जो डाल रहे हैं, हम जो डालते हैं, वो जो डालते हैं हम वेब पेज या जो कुछ सर्च करते हैं उसका एक आईपी एड्रेस होता है, उसका क्या एक डोमेन होता है। और डोमेन हर चीज का एक आईपी एड्रेस है, उस सर्वर कहीं पर स्टोर्ड है तो उसका एक आईपी एड्रेस होगा। तो इसने इस आईपी एड्रेस को कॉल किया। आईपी क्या करता है, दोनों के बीच में डेटा सेंडिंग को फैसिलिटेट करवाता है। ठीक है, इसने बोला कि हाँ भैया रिक्वेस्ट करो, लेकिन ये जो सर्वर रहेगा प्रोसेस करेगा, एचटीटीपी को भेजेगा पहले, मतलब इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करवाएगा, प्रोसेसिंग में जो प्रोटोकॉल यूज होगा एचटीटीपी, टीसीपी इन दोनों के बीच में फिर कनेक्शन स्टेब्लिश करवाएगा। कनेक्शन भी तो स्टेब्लिश होना चाहिए, हाँ कहाँ कौन से रूट से भेजना है, क्या करना है नहीं करना है, कैसे जाएगा नहीं जाएगा। तो इन दोनों के बीच में रूट का स्टेब्लिशमेंट टीसीपी करवाता है, ठीक है। सेट द रिक्वायर्ड कनेक्शन, कनेक्शन को सेट करता है, और उसके बाद टीसीपी जब ये कर देता है तब ये चीज सर्वर में ही रहता है। यहाँ से फिर क्या है, ये मैसेज इसके पास जाता है, तुमको एमयू का वेबसाइट मिल गया, उसके बाद तुम एक्नॉलेजमेंट भेजते हो कि हाँ भैया मुझे मिल गया है। ये पूरा प्रोसेस होता है, ये समझ लो।
ये तुम फिगर बना दिया, इसके बारे में लिख दोगे, तुम्हें एक पेज ऐसे ही भूल भर जाएगा। यही है समझना, अगर समझ गया तो, नहीं समझे तो मुश्किल हो जाएगा। कोई भी यूजर है, उसने सर्वर को बोला कि भैया मुझे कुछ दो, मुझे कुछ चाहिए। जैसे एग्जांपल तुमने कहा कि मुझे एमयू का वेबसाइट चाहिए, तुम्हारे पास आईपी एड्रेस है एमयू का, डोमेन नेम से आईपी एड्रेस कनेक्टेड रहता है डीएचसीपी के थ्रू। डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल जो रहता है डीएचसीपी, इसके पास हर चीज का ये एक तरह का ये है तुम्हारे मोबाइल में, जैसे कॉन्टैक्ट एड्रेस रहता है ना, इसको एक तरीके का तुम ऐसा डायरी समझ लो। तुम किसी का नंबर याद रखते हो? तुमको मेरा नंबर याद है? फारूक का? ठीक है, तो फारूक को कॉल कैसे करते हो? सर्च करते हो कॉन्टैक्ट बुक में जाके, ठीक है, और उसके बाद तुमने फारूक को कॉल किया वहां से। उसी तरीके से डीएचसीपी होता है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है ना, हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस ही मैप किया रहता है कि हाँ एमयू का वेबसाइट का आईपी एड्रेस ये है, एमयू का आईपी एड्रेस ये है, जामिया का ये है। तो तुम जैसे ही एमयू लिखते हो, तो ये डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, इसको आईपी एड्रेस पता होता है, तो तुमको ये उस आईपी एड्रेस पर भेज देता है। ठीक है, तुम उसके सर्वर पे चले गए, उसके सर्वर के आईपी एड्रेस पे चले गए। अब सर्वर को तुमको वो वेबसाइट भेजना है। अब सर्वर क्या करेगा ना, इसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस में तुम्हारा जो यूज होता है प्रोटोकॉल, उसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो यूज होता है जब हम वेब फाइल को ट्रांसफर करते हैं, उसमें एचटीटीपी यूज होता है। ठीक है, तो इसको प्रोसेस कर लिया, भेजने के लिए तैयार है अपना रूल को ये, ठीक है, सब कुछ देख लिया रूल ओके है या नहीं। नेक्स्ट आता है इसके बाद कि इन दोनों के बीच में हम जो है कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, कनेक्शन को सेट करना है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन जो सेट करने का काम होता है वो टीसीपी का होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। और जब ये सेट हो जाता है, तब ये जो है वो भेज देता है इस्लामुद्दीन को वेब पेज, और इस्लामुद्दीन फिर क्या है, एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ भैया मुझे सही सलामत पेज मिल गया, मेरे में पेज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है पेज में। ये चीज है, समझ गया? ये है पूरा टीसीपी। अब चलिए आते हैं हम, ठीक है, नाउ द टीसीपी ब्रेक्स द डेटा इनटू स्मॉल पैकेट्स एंड फॉरवर्ड इट टुवर्ड द इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर। मैंने क्या कहा था, टीसीपी का काम है पैकेट को, आईपी का काम क्या है, आईपी का काम है इंटरनेट पे कोई भी डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेज देना, ठीक है, लेकिन ये भेजना है, अब ये थोड़ी जो पूरा मैसेज को तुम एक साथ भेज दोगे, तो इसको क्या है, ब्रेक करना पड़ता है छोटे छोटे पैकेट में। तो टीसीपी का काम यही होता है, टीसीपी का काम यही होता है कि कनेक्शन दोनों के बीच में स्टेब्लिश करो, ठीक है, कौन रूट से जाएगा क्या जाएगा, और पैकेट को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ो। फॉर एग्जाम्पल ये 1 था, ये 2 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, 1 2 3 4 था। अब हो सकता है कोई पैकेट 3 पहले पहुंच गया हो, 4 बाद में पहुंचा हो, या तुम्हारा 4 पहले पहुंच गया, 1 बाद में पहुंचा, तो इनका अरेंजमेंट भी फिर टीसीपी आईपी करता है। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद टीसीपी ही इसका अरेंजमेंट करता है कि सही तरीके से पहुंचा है या नहीं पहुंचा, वही चीज लिखा हुआ। फॉरवर्ड करता है तोड़ के छोटे पैकेट में, टीसीपी क्या है, इसको आईपी पर भेजता है, आईपी लेयर पर, आईपी लेयर इसको भेजता है। टीसीपी का काम है छोटे हिस्से में तोड़ना, आईपी का काम है पहुंचाना। द पैकेट्स आर देन सेंड टू डेस्टिनेशन थ्रू डिफरेंट रूट, और उसके बाद वो डेस्टिनेशन तक जाता है डिफरेंट रूट्स के थ्रू। द टीसीपी लेयर इन द यूजर सिस्टम वेट्स फॉर द ट्रांसमिशन टू गेट फिनिश्ड एंड एक्नॉलेजेस व्हेन ऑल पैकेट्स हैव बीन रिसीव्ड। तो टीसीपी लेयर जो है यूजर सिस्टम का वेट करता है कि वो क्या है, फिनिश हो और एक्नॉलेज करे कि हाँ, तो क्या बोले थे, तो टीसीपी कब तक वेट करते रहता है, जो बोले थे कि ठीक है पेज भेज दिया तुम्हारे पास जामिया या एमयू, उसके बाद तुम एक्नॉलेजमेंट भेजते हो, तब तक टीसीपी तुम्हारा वेट करता है कि एक्नॉलेजमेंट आया कि नहीं। जब आ जाता है तब उसको संतुष्टि होता है हाँ पहुंच गया, नहीं आता है फिर दोबारा हर चीज को भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ टीसीपी आईपी। अब फीचर क्या है, तो टीसीपी आईपी अलग अलग भी है, लेकिन ये काम जब करता है तो एक साथ काम करता है, दोनों अलग अलग चीज है लेकिन काम एक ही साथ करेंगे, समझा? एज ए यूनिट काम करता है, जैसे
अलग अलग होता है, ड्राइवर अलग होता है, कंडक्टर अलग होता है, लेकिन एज ए यूनिट काम करता है। ड्राइवर का काम क्या, गाड़ी चलाना, कंडक्टर का काम है उसको बताना कि कहीं किसी तरीके का दिक्कत नहीं है, रोड पे कहीं गाड़ी फंस नहीं रही, ठीक है। अब देखो सबसे पहला फीचर इसका है सेगमेंट नंबरिंग सिस्टम। टीसीपी keep track of the segment being transmitted or received by assuming numbers by assigning numbers to each and every one of them। पहले ही बता दिए कैसे ट्रैक करता है भाई, नंबर कर देता है, जैसे ही तोड़ता है उसी टाइम क्या नंबरिंग कर देता है, जिससे क्या है जब वो पहुंचे डेस्टिनेशन पर तो उसको पता रहे कि हाँ कैसे ये चीजें कैसे मतलब आ रही है, कि उनको वहां पर भी अरेंज कर सके, ठीक है, असाइनिंग करके ये करता है। The specific byte number is assigned to data bytes that are to be acknowledged, that are to be transferred while segments are assigned sequence number, और इनको ट्रांसफर किया जाता है while segments are assigned, जब क्या है सेगमेंट को असाइन किया जाता है सीक्वेंस नंबर में जब पहुंचता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर है असाइंड टू रिसीव्ड सेगमेंट, और एक्नॉलेजमेंट नंबर किनको दिया जाता है, रिसीव्ड सेगमेंट को दिया जाता है कि हाँ भाई ये आना था। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, इट मींस सेंडर एंड रिसीवर आर कनेक्टेड टू ईच अदर टिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, यानी दोनों को कनेक्टेड रहना पड़ेगा जब तक ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, सेंडिंग एंड रिसीविंग का, सेंडर रिसीवर को रहना पड़ेगा। दैट द ऑर्डर ऑफ द डेटा इज मेंटेन, दैट इज ऑर्डर रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर, भेजने से पहले और भेजने के बाद दोनों जगह क्या है ये सेम रहता है। Full duplex TCP data can be transmitted from receiver to sender or vice versa at the same time, it increases efficiency of data flow between sender and full duplex क्या होता है ना, इसको इसे समझ सकते हो इसे कॉलिंग के तरह। इसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे तुम मोबाइल पे बात करते हो तो उसपे क्या होता है, तुम भी बोलते हो हम भी बोलते हैं, यानी सुनने वाला भी बोल सकता है बोलने वाला भी सुन सकता है, इसको फुल डिप्लेक्स कहते हैं। यानी सेंडर भी भेज सकता है कोई चीज और रिसीवर भी भेज सकता है, वही लिखा हुआ वाइस वर्सा एट द सेम टाइम, ट्रांसमिशन दोनों तरफ से हो सकता है। इससे क्या एफिशिएंसी बढ़ जाती है और डेटा फ्लो बढ़ जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है एक टाइम पे कोई एक बंदा ही बोल सकता है, दूसरा बंदा को सुनना ही पड़ेगा। हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल पता है क्या है, हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है तुम्हारा वो वॉकी टॉकी जो होता है, उसमें एक बंदा एक टाइम पे बोल सकता है और दूसरा सुन सकता है। एक टाइम पे एक ही बोलेगा, दूसरा को सुनना पड़ेगा, जब दूसरा बोलेगा तो दूसरे को सुनना पड़ेगा, इसीलिए उसमें बोलता था ओवर एंड आउट, यानी मेरा काम खत्म हो गया अब तुम बोलो, उसके बाद वो बोल लेता था तो वो बोलता था ओवर एंड आउट, ठीक है। इसके बाद है फ्लो कंट्रोल। Flow control limits the rate at which the sender transfers the data. This is done to ensure reliable delivery. अब रिलायबल डिलीवरी के लिए यानी सब डेटा सही तरीके से जा रहा है तो फ्लो को भी कंट्रोल किया जाता है कि ट्रांसफर जो रेट जो है जिससे ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है ना बहुत ज्यादा कम हो ना बहुत ज्यादा हो, यानी बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या है रिलायबिलिटी नहीं रहेगी, यानी इधर उधर हो जाएगा, कोई पैकेट बीच में छूट जाएगा। द रिसीवर कंटिन्यूअसली हिंट्स टू द सेंडर हाउ मच डेटा कैन बी रिसीव्ड ड्यूरिंग स्लाइडिंग विंडो, और जो रिसीवर रहता है वो हमेशा बताता रहता है कि स्लाइडिंग विंडो से हम कितना ले सकते हैं डेटा, उसी हिसाब से डेटा भेजो, ठीक है। नेक्स्ट है एरर कंट्रोल। टीसीपी implements an error control mechanism for reliable data transfer. Error control is byte oriented, segments are checked for error detection. Error control includes corrupt segment and lost segment management, out of order segment, duplicate segment। इसमें एक एरर कंट्रोल भी होता है, ठीक है, जिससे वो देखता है कि रिलायबली ट्रांसफर हो, इसके लिए एरर कंट्रोल भी है इसमें जो बाइट ओरिएंटेड होता है। इसमें क्या हर सेगमेंट को चेक किया जाता है एरर डिटेक्शन के, कुछ उसमें एरर तो नहीं आ गया। एरर कंट्रोल में क्या क्या है, करप्टेड सेगमेंट का कंट्रोलिंग किया जाता है, लॉस्ट सेगमेंट अगर कोई लॉस्ट हो गया तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर ऑर्डर बिगड़ गया तो कैसे किया जाएगा, डुप्लीकेट हो गया सेगमेंट उसको कैसे सही किया जाए, ये सब एरर कंट्रोल इसमें अवेलेबल रहता है टीसीपी आईपी में, ठीक है। नेक्स्ट है कंजेशन कंट्रोल। टीसीपी टेक्स इनटू अकाउंट द लेवल ऑफ कंजेशन इन द नेटवर्क। टीसीपी टेक करता है यानी टीसीपी ये भी देखता है कि लेवल ऑफ कंजेशन क्या है नेटवर्क में, कितना मैसेज जा सकता है नहीं जा सकता। कंजेशन लेवल इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ डेटा सेंड बाय द सेंडर। अब कंजेशन लेवल कैसे पता चलेगा, अमाउंट ऑफ डेटा जो सेंडर भेज रहा है, जितना ज्यादा सेंडर अमाउंट ऑफ डेटा भेजेगा उतना ज्यादा कंजेशन होगा, और कम भेजेगा कम होगा। एडवांटेजेस देख लेते हैं भाई, एडवांटेज क्या है टीसीपी का। इट इज ए रिलायबल प्रोटोकॉल। रिलायबल का मतलब
मैसेज रिलायबिलिटी का मतलब होता है भाई निश्चिंत हो जाओ, यानी अगर भेज रहे हो जो चीज वहां वो चीज मिल के रहेगा, ठीक है। दूसरा प्रोवाइड एरर चेकिंग मैकेनिज्म होता है रिकवरी के लिए, एरर को भी चेक करता है, रिकवर भी करता है। फ्लो कंट्रोल देता है, फ्लो कंट्रोल बताए कि कितना डेटा फ्लो होगा, ना ज्यादा ना कम, स्लाइडिंग विंडो से बताते रहता है रिसीवर, हाँ भैया कितना डेटा भेजना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्या चीज, आगे रुको ना, कंप्लीट तो होने दे भाई टॉपिक। ध्यान का इट गिव्स फ्लो कंट्रोल में वही होता है, फ्लो को कंट्रोल करता है, ना ज्यादा फ्लो हो ना कम कम फ्लो हो। जो रिसीवर होता है, रिसीवर आर उस सेंडर को बताते रहता है भैया मेरे स्लाइडिंग विंडो में इतना जगह है, तुम इतना डेटा और भेज दो। और ये फिर भेजता है, फिर बोलता है हाँ भैया अभी और जगह और भेजो, और भेजता है, बोलता है भैया ज्यादा हो गया, कंजेशन हो रहा है, कम भेजो, ये कम कर देता है। इस तरीके से काम चलता है। नेक्स्ट, इट मेक्स श्योर दैट डेटा रीचेस टू द प्रॉपर डेस्टिनेशन इन द एग्जैक्ट ऑर्डर दैट इट वाज सेंट। पहले ही बताया जा चुका है, सेम सेम ऑर्डर में जाएगा जिसमें वो पहले था। बिफोर सेंडिंग रिसीविंग के टाइम पे भी वो सेम चीज रहेगा, यानी एट द टाइम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा विल बी द सेम। नेक्स्ट वी हैव इज ओपन प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज ओपन प्रोटोकॉल नॉट ऑन बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। ये क्या ओपन प्रोटोकॉल है, कोई इसको ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल ऑन नहीं करता कि हाँ भाई टीसीपी आईपी मेरा है, इसको कोई ऑन नहीं। ये ओपन प्रोटोकॉल है, जिसका मन करे आओ यूज करो निकलो, ठीक है। इट असाइंस आईपी एड्रेस टू ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, पहले ही बताया जा चुका है, जितना भी कंप्यूटर होगा नेटवर्क में सबको क्या है एक आईपी एड्रेस असाइन करता है, एंड ए डोमेन नेम टू ईच साइट, और सबको क्या एक डोमेन नेम देता है। thus making each device site to be distinguishable all the network। इससे क्या होता है, हर डिवाइस क्या है डिस्टिंग्विशेबल होता है, यानी एक दूसरे से अलग होता है। जितना भी कंप्यूटर रहेगा सबको आईपी एड्रेस देगा, और जितना भी साइट रहेगा वेबसाइट उसको सबको क्या है डोमेन देगा। और इसी के वजह से क्या है एक दूसरे से अलग होता है। ये नहीं कि तुम खोल रहे हो एमयू का वेबसाइट, खुल रहा है जामिया का वेबसाइट। अब चलो आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ टीसीपी, क्या क्या दिक्कत है भैया। ये देखो, इट इज मेड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, दस इट साइज कैन बिकम एन इशू फॉर स्मॉल नेटवर्क विद लो रिसोर्सेज। ये वाइड एरिया नेटवर्क के लिए बनाया गया, वैन के लिए, तो छोटे जगह में यूज करोगे तो ये लो रिसोर्सेज के साथ मुश्किल होगा, दिक्कत होगा। चलो ठीक है। टीसीपी रन सेवरल लेयर सो इट कैन स्लो डाउन। अब टीसीपी क्या बहुत से लेयर चलाता है, इससे क्या ये स्लो डाउन हो सकता है, स्लो डाउन कर सकता है स्पीड ऑफ नेटवर्क को, ठीक है। टीसीपी में चार लेयर होता है, देख लो। एक ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर, और लास्ट में क्या होगा, रुको एक सेकंड दिखाते हैं। हमारा लेयर जो होगा सबसे ऊपर में एप्लीकेशन लेयर होगा। अरे भाई यार कहाँ से आ गया, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, और इसके बाद होगा नेटवर्क लेयर। इसमें चार ही होता है टीसीपी आईपी में, और सात होता है ओएसआई में, ठीक है। ओएसआई में सात होता है, इसमें चार ही होता है। ये टीसीपी आईपी मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, टीसीपी आईपी मॉडल। और ओएसआई में सात होता है, कौन कौन होता है बताओ इसका। हम्म, हाँ। ओएसआई में देखो, ओएसआई लेयर में ही दोनों लेयर भी होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में होगा, और फिजिकल से स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ, इसमें भी एप्लीकेशन लेयर होगा, और उसके बाद इसमें होगा प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर होगा, उसके बाद होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। और इसमें ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट का इसमें एक ही बस होता है दोनों का, ठीक है। इसमें बस ट्रांसपोर्ट लेयर ही होता है, यही संभालता है दोनों को। वैसा मॉडल में ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट को अकेला ट्रांसपोर्ट संभालता है। उसके बाद इसमें नेटवर्क लेयर हो जाता है, और डेटा लिंक लेयर, और फिजिकल लेयर, ठीक है इस्लाम। ये तुम्हारा हो गया वायरलेस का भी, जो सिक्स सेमेस्टर में है तुम्हारा, उसमें भी ये चीज आएगा, याद कर लेना ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल। चलो ठीक है। सेवरल लेयर्स इसमें चलता है तो स्पीड ऑफ नेटवर्क को भी कम कर सकता है। ये जेनरिक नहीं होता है नेचर में। जेनरिक का मतलब क्या होता है बता।
जेनरिक, जेनरिक मेडिसिन होता है ना, जेनरिक का मतलब, जेनरिक का मतलब हो गया ऑथेंटिक, यानी इस काम को ये भी कर सकता है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरल कॉमन होता है, ठीक है, ये ज्यादा कॉमन नहीं होता है नेचर है, मीनिंग इट कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी प्रोटोकॉल स्टैक, ये कोई प्रोटोकॉल स्टैक को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। अगर देखो अदर देन टीसीपी आईपी सूट एग्जांपल, टीसीपी आईपी के अलावा ये कोई और प्रोटोकॉल को नहीं ये करता है, सपोर्ट नहीं करता है। इट कैन नॉट वर्क विद ब्लूटूथ कनेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ काम नहीं करेगा। टीसीपी आईपी नो मॉडिफिकेशन सिंस देयर डेवलपमेंट अराउंड 30 इयर्स अगो, जब से इसका डेवलपमेंट हुआ है 30 साल हो गया, उसके बाद से आज तक क्या है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, यानी सिर्फ टीसीपी आईपी सूट को ही प्रोटोकॉल करेगा, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करेगा, इसके अलावा कोई प्रोटोकॉल को नहीं करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा टीसीपी पूरा खत्म हो गया। अब टीसीपी ओवर एडहॉक पे आएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर में आपका एक क्वेश्चन ये था, ये है देखो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल 4 का बी करवा दिए, 4 का ए से पहले करवाए थे, ठीक है। पूरा इमेज बता दिए कैसे क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ बता दिए, ठीक है। फिगर उगर सब है, बना लेना, ठीक है। अब इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन को अब सॉल्व करने जा रहे हैं, टीसीपी ओवर एडहॉक नेटवर्क इन डिटेल, ठीक है। चलो आओ देखो, ये है टीसीपी ओवर एडहॉक नेटवर्क। अब डिजाइन गोल को समझना अच्छे से, डिजाइन गोल क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल करना क्या चाहता है, ये देखो, सबसे पहला ये मैक्सिमाइज करना चाहता है थ्रूपुट को। थ्रूपुट का मतलब क्या हुआ, जो थ्रूपुट ही देना चाहता है, यानी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इससे क्या थ्रूपुट निकले, ज्यादा से ज्यादा क्या है, इससे ये इफिशिएंट बने, ज्यादा से ज्यादा यानी कम रिसोर्सेज में ज्यादा ये आउटपुट दे पाए, इसको थ्रूपुट कहते हैं, ठीक है। यही चाहता है। इसके बाद ही चाहता है फेयरनेस हो कंप्लीटिंग फ्लोज के बीच में, जो भी फ्लो कंप्लीट कर रहा है उनके बीच में फेयरनेस हो, यानी एक मतलब फेयर हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। फेयरनेस देता है, रिड्यूस्ड कनेक्शन मेंटेनेंस ओवरहेड, और ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है मेंटेनेंस, कनेक्शन का मेंटेनेंस और ओवरहेड जितना रहता है उनको मेंटेनेंस कर देता है। टीसीपी क्या है, उनको कम कर देता है, ठीक है। टीसीपी क्या स्केलेबल है, अरे भैया स्केलेबल है तभी तो पूरी दुनिया यूज कर रही। नेक्स्ट शुड प्रोवाइड बोथ रिलायबल एंड अनरिलायबल कनेक्शन, दोनों तरह का कनेक्शन देता है भैया, रिलायबल भी ले लो अनरिलायबल भी ले लो। क्या क्या मतलब हुआ भैया, मतलब यही हुआ कनेक्शन ओरिएंटेड रहेगा तो उतना फास्ट नहीं रहेगा, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड रहेगा तो उतना फास्ट नहीं रहेगा, लेकिन कनेक्शन लेस रहेगा तो फास्ट रहेगा, ठीक है। तो रिलायबल का मतलब क्या हुआ, कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी हर चीज क्या है कनेक्शन ओरिएंटेड रहेगा, कनेक्शन है यानी वायर से कनेक्टेड है, फास्ट भले ही नहीं रहेगा थोड़ा सा, लेकिन क्या है रिलायबल रहेगा, यानी एक मैसेज दूसरे मैसेज तक आराम से जाएगा। अनरिलायबल में क्या कनेक्शन लेस रहेगा, कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं लेकिन फास्ट रहेगा, जल्दी जल्दी जाएगा। क्या भैया इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब यही हुआ कि तुम्हारा दो इसमें होता है, क्या होता है भैया, इसमें एक होता है तुम्हारा अ, एक होता था यार जिसके थ्रू हम मैसेज भेजते हैं, वायरलेस मीडियम में कौन सा यूज करते हैं हम प्रोटोकॉल मैसेज भेजने के लिए, मेल नहीं, उसी तरीके का नाम है, 3 या 4 वर्ड का है, अच्छा है मतलब, याद नहीं आ रहा, खैर उसका यूज होता है, इसमें टीसीपी आईपी होता है, उसमें ये होता है। उसमें क्या दिक्कत होता है ना, उसमें दिक्कत इतना ही बस हो जाता है कि उसमें मतलब फास्ट तो होता है, कनेक्शन लेस में उसका यूज करते हैं, जो वायरलेस कनेक्शन होता है उसमें हम उस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, लेकिन उसमें वही हल्का सा दिक्कत होता है, कभी कभी पैकेट क्या है लॉस्ट हो जाता है, फास्ट बहुत रहता है
लेकिन उसमें कभी कभी वही दिक्कत हो जाता है हल्का सा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड रहेगा तो रिलायबल अनरिलायबल दोनों को ही देता है, चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट है शुड बी एबल टू अडॉप्ट टू द मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ द नोड एंड चेंज इन टोपोलॉजी। और क्या करना चाहिए, वो अडेप्ट करना चाहिए मोबिलिटी और चेंज इन टोपोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ, नोड जब मूवेबल हो तो उसके स्ट्रक्चर को वो क्या है, क्या करना चाहिए, टीसीपी जब एडहॉक के साथ मिलेगा तो उसमें क्या हो जाना चाहिए भैया, उसमें तुम्हारा नोड, तुम्हारा मोबाइल एक जगह से दूसरा जाएगा जाएगा तो उसका टोपोलॉजी भी तो चेंज होगा, तो उसको एडेप्ट करना चाहिए जब टोपोलॉजी चेंज हो। और रिसोर्सेज क्या एफिशिएंटली यूज होना चाहिए। अब क्यों भैया रिसोर्स क्यों यूज करोगे एफिशिएंटली, इसलिए यूज करेंगे कि जितना भी तुम्हारा एडहॉक डिवाइसेस होता है उसमें एक इशू होती है बैटरी की, कि उसमें वो बैटरी के थ्रू कनेक्टेड रहता है और बैटरी क्या डिस्चार्ज होता है, तो तुम धड़ल्ले से अगर रिसोर्सेज को यूज करोगे बिना इफिशिएंटली तो क्या होगा, तुरंत डाउन हो जाएगा तुम्हारा मोबाइल, काम खत्म तुम्हारा, तुम उसको ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाओगे। तो तुमको बैंडविड्थ को भी सही तरीके से यूज करना और पावर को भी सही तरीके से यूज करना। तो ये था टीसीपी ओवर एडहॉक। किस लिए हम टीसीपी ओवर एडहॉक कर रहे हैं, क्या फायदा हम चाहते हैं, टीसीपी को एडहॉक के साथ क्यों जोड़ना चाहते हैं। अभी तो टीसीपी आपने पढ़ लिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का क्या काम है, किस तरीके से वो मैसेजेस को भेजती है, ठीक है। आपने देख लिया वो किस तरीके से तोड़ती है, कनेक्शन स्टेब्लिश करती है, भेजती है, पहुंचने के बाद सबको सही अरेंज में सही सिस्टम से अरेंज कर देती है, सही है। इससे हमको क्या पता चला, रिलायबिलिटी देती है। मैं चाह रहा हूँ कि एडहॉक के साथ मिला के इसमें मोबिलिटी भी जोड़ दूं। मैं चाहता हूँ कि मोबाइल मूव करते रहे, उसके बाद भी क्या है, मोबाइल एक जगह से दूसरे जगह मोबाइल मूव करते रहे, लेकिन उसके बाद भी मैं डेटा सेंड कर पाऊँ और रिसीव कर पाऊँ। इसीलिए मैंने इन दोनों को जोड़ा। तो जोड़ने का ये सब गोल था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि थ्रूपुट हम ज्यादा करना चाहते थे, फेयरनेस लाना चाहते थे कंप्यूटिंग फ्लोज में, कनेक्शन को मेंटेनेंस को हम कम करना चाहते थे, ओवरहेड को कम करना चाहते हैं, हम स्केलेबल बनाना चाहते थे इसको और बड़े नेटवर्क में यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं। रिलायबल अनरिलायबल दोनों कनेक्शन ये देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये नोड की जो मोबिलिटी है उसको अडेप्ट कर ले, कि वो चेंज भी होता रहे उसके बाद भी इसको अडेप्ट कर ले, और हम चाहते हैं कि रिसोर्स का एफिशिएंटली यूज हो। अब भैया अब आते हैं टीसीपी ओवर एडहॉक वायरलेस नेटवर्क। अब इसमें क्यों परफॉर्म नहीं कर पाता, ये तो डिजाइनिंग की बात हुई, ये तो हमारी चाहत थी कि ये सब चीजें हो। क्या थी ये चाहत थी कि हम चाहते थे इन दोनों को जोड़ के इन सब चीजों को हम फुलफिल करेंगे, लेकिन दूसरा बंदा तो नहीं तैयार है, वो कह रहा नहीं भैया इसमें आपका क्या क्या कुछ कुछ प्रॉब्लम आएगा। चलिए प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या क्या आएगा। doesn't perform well when it is used in wireless ad hoc network। सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ पैकेट लॉस। क्या मतलब हुआ भैया, जैसे ट्रेडिशनल टीसीपी में पैकेट लॉस किस वजह से होता था, पैकेट लॉस जो होता था वो कंजेशन की वजह से होता था, समझिए। ये आपका टीसीपी मॉडल है भैया, यहाँ सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, ये धड़ल्ले से भेज रहा, अच्छा जी। बहुत ज्यादा मैसेज इसने भेज दिया, तो बहुत ज्यादा जब मैसेज भेज दिया तो दिक्कत क्या होगा कि कंजेशन आ जाएगा, कंजेशन की वजह से हो सकता है कोई पैकेट क्या है लॉस्ट हो जाए, यानी वो घूम गया। अब इसमें क्या दिक्कत होता है, टीसीपी ओवर एडहॉक जब इन दोनों को साथ में जोड़ के काम करते हैं, पैकेट लॉस कैन हैपन ड्यू टू द हाई बिट रेट। पैकेट लॉस किस वजह से होता है, हाई बिट रेट की वजह से भी हो सकता है और इंक्रीज्ड कलेक्शन की वजह से भी हो सकता है। आपने ज्यादा को कलेक्ट कर लिया उसके वजह से भी हो सकता है, इसमें तो ज्यादा भेज रहे थे इसलिए दिक्कत हुआ था बीच में। इसमें क्या दिक्कत, ये कह रहा है कि कलेक्शन ज्यादा आप कलेक्ट कर लीजिएगा तब भी दिक्कत हो जाएगा, तो ये मामला आ गया। तो इससे पता क्या चला कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ पैकेट लॉस, अगर पैकेट लॉस हो जाता है तो उसको मिस इंटरप्रेट कर देता है, तो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है पैकेट लॉस का, इसमें समझ में नहीं आता कि पैकेट लॉस किस वजह से हुआ, तो ये सबसे पहला दिक्कत आया, समझ गए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट पाथ ब्रेक्स। क्या है फ्रीक्वेंट पाथ ब्रेक्स, देखते हैं। फ्रीक्वेंट पाथ ब्रेक्स का मतलब है हाई मोबिलिटी ऑफ नोड्स, ज्यादा मोबिलिटी ऑफ नोड्स, तो पाथ ब्रेक फ्रीक्वेंटली थ्रूपुट कम हो जाएगा।
आपका मोबाइल है, मोबाइल को कभी सो खड्डे पर लेके जा रहे हैं, कभी ताड़ू लेके जा रहे हैं, कभी नूह लेके जा रहे हैं। और एक है आपका टावर, टावर भी तो चेंज होते रहेगा, नूह में कोई और टावर से जुड़ रहा है, जैसे ही आप सो खड्डे पे जा रहे हैं उसके लिए कोई दूसरे टावर से कनेक्ट हो रहा है अच्छे सिग्नल के लिए, ताड़ू में अलग इससे कनेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, पाथ तो टूट रहा है भैया, पहले ई पाथ था, ई टूटा, ई पाथ था, ई टूटा, ई पाथ, ये पाथ था, ये टूटा। तो पाथ जब फ्रिक्वेंटली ब्रोक होते हैं, टूटते हैं, तो आपका थ्रोपुट कम हो जाता है, ठीक है। आपकी थ्रोपुट जो है, आउटपुट जो है वो आपकी कम हो जाती है रिसोर्सेज के हिसाब से, यानी रिसोर्स भी ज्यादा लगता है, आउटपुट भी सही नहीं आता। चलिए अब पाथ लेंथ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा, इन दोनों को जोड़ने से पाथ लेंथ पे क्या इशू आया ये देख लेते हैं। तो पाथ लेंथ पर ये आपको डायग्राम बना के आना है कि जैसे जैसे पाथ लेंथ बढ़ेगा, यानी ज्यादा हॉपिंग आप कीजिएगा, नंबर ऑफ हॉप्स बढ़ेंगे, इस टावर से इस टावर, इस टावर से इस टावर, इस टावर से मेन टावर, यानी हॉप्स जैसे जैसे बढ़ेंगे आपके, उस वैसे वैसे क्या होगा, आपका थ्रोपुट कम होते जाएगा। पाथ लेंथ जैसे ही बढ़ेगा वैसे वैसे हॉप कम होते जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ पैकेट लॉस। अब भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ पैकेट लॉस कितना होगा, पाथ लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा भाई, तो जैसे जैसे आपका पाथ लेंथ बढ़ेगा, आप जितने टावर से दूर जाते जाइएगा पैकेट लॉस होने के चांसेस बढ़ता जाएगा। टावर से जितना दूर जाइएगा कनेक्शन उतना आपका कटते जाएगा, आपका पैकेट लॉस क्या है, ज्यादा पैकेट लॉस होगा। आवाज यहाँ से दे रहा है हेलो इस्लाम, तो सुनाई दे रहा वहां हेलो सलाम, तो ये दिक्कत होगा, ठीक है। ये था आपका इफेक्ट ऑन पाथ लेंथ पे कैसे होता है, ये फिगर बना लो, समझ लो, लिख के आ जाना, इसके बारे में कम से कम 10 लाइन लिख के आ जाना, नंबर इंशाल्लाह मिल जाएगा। नेक्स्ट है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कंजेशन विंडो। नेक्स्ट है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कंजेशन विंडो को भी मिस इंटरप्रेट कर देता है। अब कैसे करता है ये देखो, इसने पहले मिस इंटरप्रेट किसको किया, इसने मिस इंटरप्रेट किया पैकेट लॉस को, पैकेट लॉस किसी और वजह से हो रहा है, और ये बोल रहा है कि पैकेट लॉस आपका हाई बिट रेट की वजह से भी हो रहा है, और आपका कलेक्शन मतलब इंक्रीज कलेक्शन की वजह से भी हो रहा है। तो आपको समझ में नहीं आता कि पैकेट लॉस किस वजह से हो रहा था। अब कंजेशन विंडो में क्या होता है कि फ्रीक्वेंट ब्रेक, आपको पहले भी बताया, पाथ क्या है, बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम कंजेशन विंडो डजंट रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट। इससे क्या होता है, जो कंजेशन विंडो होता है, यानी ज्यादा कंजेशन आ गया, ये मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट क्या है एक्सेप्टेबल नेटवर्क के लिए बता नहीं पाता है, यानी कितना उसके मतलब कितना डेटा वो आप मैक्सिमम कितना डाटा एक टाइम पे भेज सकते हैं, ये कभी कभी कंजेशन विंडो बता नहीं पाता है। ये क्या हो जाता है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कंजेशन विंडो हो जाता है। किस वजह से हुआ भैया, टीसीपी और एडहॉक को आपने जोड़ दिया, इस वजह से हुआ। चलिए आगे आइए, एसिमेट्रिक लिंक बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो रेडियो चैनल यूज्ड इन एडहॉक नेटवर्क हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लोकेशन कंटेंशन mechanism that will lead to a symmetric link behavior। रेडियो चैनल जो एडहॉक नेटवर्क में क्या यूज होता है, एडहॉक नेटवर्क जो हमारा होता है वायरलेस, इसमें क्या यूज होता है, रेडियो चैनल यूज होता है कनेक्शन के लिए, जिसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, रेडियो चैनल का अपना लोकेशन होगा, कंटेंशन मैकेनिज्म होगा, और भी बहुत सारी चीज होंगी। तो ये चीजें क्या करती है, एसिमेट्रिक लिंक बिहेवियर करवा देती है, यानी सिमेट्रिक लिंकिंग नहीं होती है, एसिमेट्रिक होती है। समानांतर लिंक ना होके एसिमेट्रिक असमानांतर लिंकिंग हो जाती है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि हर लिंक का प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी लिंक विल नॉट बी इफिशिएंट। अब हर लिंक का प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो हर का इफिशियंसी भी अलग अलग होगा, जिससे क्या थ्रोपुट आपका कम हो जाएगा। समझा है सिमेट्रिक लिंक बिहेवियर का मतलब इस्लाम, कि सबका लिंक का बिहेव करने का तरीका अलग अलग है, इससे एफिशिएंसी घटेगी, और एट द एंड ऑफ द डे आपका थ्रोपुट घटेगा, उतने अच्छे से आपका काम नहीं कर पाएगा इन दोनों को मिलाने के बाद। स्केलेबिलिटी पर बात कर लेते हैं। स्केलेबिलिटी इज द कंसर्न फॉर टीसीपी इन लार्ज एडहॉक नेटवर्क। स्केलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है आप जब बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, मैनेज करना न्यूमरस कनेक्शन और हैंडल करना उनके डायनेमिक्स को बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उन सबको हैंडल करो, उनके डायनेमिक्स को हैंडल करो, कब कौन निकल रहा सिस्टम से, कब कौन जुड़ रहा कनेक्शन में, स्ट्रक्चर में टोपोलॉजी चेंज हो रही, तो इन सबको संभालना बहुत बार कॉम्प्लेक्स और मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट एरर रिकवरी। एरर रिकवरी क्या क्या है भाई, तो एरर रिकवरी जो है आपकी, एरर को आप कैसे रिकवर करते हैं, टीसीपी एरर रिकवरी मैकेनिज्म लाइक फास्ट रिट्रांसमिट। तो ये कैसे आप रिकवर करता है ये देखो, ये फास्ट रिट्रांसमिट का मतलब हुआ जैसे ही कुछ प्रॉब्लम आया उसने तुरंत रिट्रांसमिट कर दिया। उसने क्या है,
उसने तुरंत उसको रिट्रांसमिट कर दिया, उसने तुरंत उस मैसेज को भेज दिया दोबारा जल्दी से। और सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, और क्या है, सब मैसेज को, सब एक्नॉलेजमेंट को नहीं मान के उसने क्या सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट किया, जो जिससे क्या होगा, चैलेंजेस आ सकती है एडहॉक एनवायरनमेंट में अनरिलायबल लिंक के थ्रू। तो ये मतलब समझो, टीसीपी क्या करता था कि फास्ट रिट्रांसमिटमेंट करता था और सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट करता था, लेकिन जब एडहॉक के साथ ये काम करेगा तो भाई ये मुश्किल में पड़ जाएगा। चलिए ये हमने समझ लिया टीसीपी एडहॉक के साथ मिला तो हुआ क्या, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लो, जल्दी जल्दी से देख लो। टीसीपी क्या है, फंडामेंटल प्रोटोकॉल है रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन के लिए ओवर नेटवर्क। हाउ एवर टीसीपी, एक सेकंड रुकना, ठीक है, अब 10 मिनट है, कंप्लीट कर देते हैं इसे। चलो सॉल्यूशन देख लो, तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। TCP solution is a fundamental protocol for reliable data transmission over network. However, TCP faces unique challenges when deployed in ad hoc network due to their dynamic topology, node mobility and varying link condition. तो बहुत ही अच्छा रिलायबल नेटवर्क है, बहुत अच्छा, बहुत ही यूजफुल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे यूज कर पा रहे हैं। 30 साल हो गए आज तक, इसमें क्या है, इसे बेहतर कोई बना नहीं पाया। लेकिन जब आप इसको एडहॉक के साथ जोड़ते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती है, डायनेमिक टोपोलॉजी की एक प्रॉब्लम आती है, नोड मोबिलिटी की एक प्रॉब्लम आती है, और एक डिफरेंस इन लिंक बिहेवियर प्रॉपर्टीज में भी प्रॉब्लम आती है। चलिए ये तो प्रॉब्लम आई, लेकिन क्या इस प्रॉब्लम को हम मान ले, इसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है, नीचे दिया हुआ, देखते हैं। सबसे पहला है टीसीपी वेस्टवुड। टीसीपी वेस्टवुड का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखो, ये इनहेंसमेंट है टीसीपी कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म में। तो कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म जो था उसमें क्या है, टीसीपी वेस्टवुड क्या है, इसको इनहेंस करता है। डिजाइन फॉर वायरलेस नेटवर्क इंक्लूडिंग एडहॉक नेटवर्क्स। अच्छा, तो टीसीपी वेस्टवुड जो क्या, टीसीपी कंजेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रहा था वायरलेस एडहॉक के साथ, उसको ये दूर करने का काम करता है। कैसे काम करता है ये भी देख लीजिए। इट यूटिलाइजेस द बैंडविड्थ एस्टिमेशन एंड यूजेस इट टू इंप्रूव कंजेशन कंट्रोल। ये बैंडविड्थ को एस्टिमेट करता है कितना बैंडविड्थ होना चाहिए, और उसको यूज करके ये इंप्रूव करता है कंजेशन कंट्रोल को। जो कंजेशन कंट्रोल की प्रॉब्लम आ रही थी ना, उसको यही सॉल्व करता है टीसीपी वेस्टवुड, विदाउट रिलाइंग इन पैकेट लॉस एज एन इंडिकेटर। और ये रिलाई नहीं करता पैकेट लॉस पर उतना ज्यादा। एडवांटेज क्या होगा इसका भाई, ये बेटर थ्रूपुट देगा और फेयरनेस देगा कंपेयर टू ट्रेडिशनल टीसीपी इन वायरलेस एडहॉक नेटवर्क। तो सबसे पहला क्या यूज करोगे इस्लाम, टीसीपी वेस्टवुड। नेक्स्ट यूज करेंगे हम टीसीपी वेगस। टीसीपी वेगस क्या है, टीसीपी का ही एक वेरिएंट है जो फोकस करता है मिनिमाइजिंग कंजेशन। ये कंजेशन को कंट्रोल कर रहा था, ये कंजेशन को कम करने का काम कर रहा है वेगास, बाय मेजरिंग द राउंड ट्रिप टाइम। ये राउंड ट्रिप टाइम को मेजर करके उसको कम करने का काम करता है, टू डिटेक्ट कंजेशन बिफोर इट हैपेंस। कंजेशन होने से पहले, भीड़ लगने से पहले, पैकेट एक जगह जमा होने से पहले इसे रोक देता है, और रोकने के लिए क्या यूज करता है, राउंड ट्रिप टाइम यूज कर लेता है। अब देखिए, इट यूजेस द डिफरेंस इन आरटीटी बिटवीन डिफरेंट कंसेक्यूटिव पैकेट्स टू एडजस्ट द सेंडिंग रेट, एमिंग टू मेंटेन स्टेबल नेटवर्क। बहुत अच्छा बात कहा है कि भैया दो पैकेट है और राउंड ट्रिप टाइम दोनों का कैलकुलेट किया, इसका राउंड ट्रिप टाइम 2 मिनट आ रहा है, इसका भी 2 मिनट आ रहा है, भाई दोनों को फिर एक साथ क्यों भेज रहे हो, फिर तो जाके दोनों कोलाइड कर जाएगा, कंजेशन कर देगा। इससे अच्छा दोनों को अलग अलग टाइम में भेजो, तो ये चीज क्या स्टेबल हो जाएगा कनेक्शन आपका। एडवांटेज इसका क्या हुआ, टीसीपी वेगस कैन रिड्यूस पैकेट लॉस एंड इंप्रूव थ्रूपुट बाय रिड्यूसिंग द कंजेशन अर्लियर देन ट्रेडिशनल टीसीपी। और ये क्या है, पैकेट लॉस को कम कर देता है, कंजेशन को कम करके। तो टीसीपी हमने वेस्टवुड देख लिया, टीसीपी वेगास देख लिया। टीसीपी न्यू रेनो आता है, ये कहता है कि इनहेंसमेंट है ट्रेडिशनल टीसीपी रेनो एम्ड एट इंप्रूविंग द रिकवरी फ्रॉम मल्टीपल पैकेट। अब ये कहता है जो मल्टीपल पैकेट लॉस जो होता था ना सिंगल विंडो में, उनसे हम रिकवर करना, उनको हम सही करेंगे। रिकवरी फ्रॉम मल्टीपल पैकेट लॉसेज इन सिंगल विंडो जो था उसको हम इंप्रूव करेंगे। कैसे करेंगे भाई, हम सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट लेंगे, हम सैक लेंगे, और फास्ट रिट्रांसमिट मैकेनिज्म हम ये यूज करता है, सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट और फास्ट रिट्रांसमिट मैकेनिज्म टू रिकवर फ्रॉम पैकेट लॉस मोर इफिशिएंटली। तो पैकेट लॉस जो हो रहा है उससे जल्दी से इसको रिकवर करने के लिए, उनसे बचने के लिए, उनको सुधारने के लिए ये यूज करता है, जो सैक यूज करता है। सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट यूज कर लिया और फास्ट रिट्रांसमिट मैकेनिज्म यूज कर लिया, यानी तुमको तुरंत रिट्रांसमिट कर लो। तो ये क्या आ गया, टीसीपी न्यू रेनो आ गया। तो ये भी क्या किया, थ्रूपुट को बढ़ा दिया और मल्टीपल पैकेट लॉस को क्या हैंडल कर लिया। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। Explicit congestion notification is a mechanism that allows routers to notify senders of impending congestion without dropping packet. ये क्या कहता है ना, ECN एक ऐसा मैकेनिज्म है जो राउटर को नोटिफाई कर देता है सेंडर्स को
राउटर को ये अलाउ करता है कि वो सेंडर को ये नोटिफाई कर दे कि भाई अभी कंजेशन चल रहा है, और ये अपने पॉकेट को ड्रॉप भी नहीं करते इस चीज में। चलिए आगे देखते हैं ईसीएन कैसे काम करता है। ईसीएन बिट्स का यूज करता है आईपी हेडर में टू टू सिग्नल कंजेशन। जो सिग्नल कंजेशन होता है उसमें आईपी हेडर जो ईसीएन बिट्स को यूज कर लेता है। इनेबलिंग द सेंडर टू रिड्यूस द सेंडिंग रेट प्रोएक्टिवली। इससे क्या होता है, सेंडर क्या रिड्यूस कर देता है अपना सेंडिंग रेट को, यानी तुरंत तुरंत मत भेजो भाई, थोड़ा धीरे धीरे रुक के भेजो क्योंकि कंजेशन पहले से चल रहा है। ये कौन करवाता है भाई, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन करवाता है। क्या पैकेट लॉस को कम कर देगा, नेटवर्क एफिशिएंसी बढ़ा देगा। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस लेयर डिजाइन। क्रॉस लेयर डिजाइन इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ नेटवर्क स्टैक टू इंप्रूव टीसीपी परफॉर्मेंस इन एड हॉक नेटवर्क। क्रॉस लेयर डिजाइन में जितने भी लेयर है ना, वो क्या है, कोलैबोरेट करते हैं, यानी मिल के काम करते हैं कि भाई हमको टीसीपी का परफॉर्मेंस बेहतर करना। फीचर इससे होता क्या है, इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन फिजिकल और मैक लेयर से। ठीक है, इसने इंटीग्रेट किया फिजिकल और मैक लेयर से इंफॉर्मेशन टू ऑप्टिमाइज टीसीपी पैरामीटर एंड मैकेनिज्म डायनेमिकली। तो इसने अपने पैरामीटर को ऑप्टिमाइज कर लिया और मैकेनिज्म को डायनेमिकली, क्या है, दोनों चीजों को डायनेमिकली ऑप्टिमाइज भी कर लिया और बेहतर भी कर लिया मैकेनिज्म को। इससे क्या होता है ना, क्रॉस लेयर डिजाइन की वजह से वो टीसीपी बिहेवियर टू नेटवर्क कंडीशन को ज्यादा तरीके से इफेक्टिवली वो समझ पाता है और परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी को अपना बढ़ा पाता है, इवन दो दे आर कनेक्टेड टू वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस के साथ होने के बाद भी वो सबको अच्छे से कर पाता है। नेक्स्ट है बफर मैनेजमेंट। efficient buffer management is crucial for TCP performance in ad hoc networks to handle packet reordering and out of order delivery. बफर मैनेजमेंट करता है, बफर मैनेजमेंट से क्या होता है, इन एड हॉक नेटवर्क टू हैंडल पैकेट रीऑर्डरिंग। बफर मैनेजमेंट से ये होता है कि पैकेट को रीऑर्डरिंग सही तरीके से कर पाता है और आउट ऑफ ऑर्डर, यानी ऑर्डर से आउट हो जाना, यानी ऑर्डर बिगड़ जाना, उसको भी ये सही तरीके से कर पाता है। तो बफर मैनेजमेंट में क्या होता है, बफर मैनेजमेंट में ये होता है कि बफर मैनेजमेंट में जैसे आपने 1 2 3 4 तो भेजा, आपने साथ साथ में इसका आप एक बिट भेज देते हैं रिसीविंग एंड पर भी कि वो बताता है, जैसे ये पैकेट आया 2 नंबर, तो ये इसके साथ ये भी आपको पता चलता है इसके आगे कौन रहेगा पीछे कौन रहेगा। तो ये जब आप बफर मैनेज करते हैं इनका कि इनके आगे कौन रहेगा पीछे कौन रहेगा, तो आपका रीऑर्डरिंग को भी ये बचाता है और आउटपुट डिलीवरी को भी बचाता है। इससे क्या होता है, इससे आपका पैकेट लॉस बच जाता है, टीसीपी का थ्रूपुट बढ़ जाता है, फेयरनेस बढ़ जाता है एनवायरनमेंट में। मोबिलिटी प्रिडिक्शन, नेक्स्ट है भाई मोबिलिटी प्रिडिक्शन। अब मोबिलिटी प्रिडिक्शन एक टेक्निक है जो एंटिसिपेट करता है नोड मूवमेंट टू ऑप्टिमाइज टीसीपी बिहेवियर इन डॉक नेटवर्क। आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया कि मोबाइल कहां कहां जा सकता है और उसके हिसाब से फिर आप अपने टीसीपी को बेहतर बना सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि बाय प्रिडिक्टिंग नोड मूवमेंट TCP can proactively adjust its parameters and mechanism to maintain connection during node mobility। जब मूव हो रहा होगा उसको पहले से पता है यहाँ मूव होने वाला, अरे भाई हमको पता है मोदी जा रहा है राजस्थान, तो क्या है, अगर हमको पहले से ये पता है तो वहां सुरक्षा बढ़ा दो, सुरक्षा बढ़ाओगे तो क्या उसमें हमला होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मोबिलिटी प्रोटेक्शन में होता है कि तुम पहले ही से प्रेडिक्ट कर लो मोबाइल कहाँ कहाँ मोबिलिटी कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ कहाँ वो मूव कर सकता है, और उसके हिसाब से मैकेनिज्म पैरामीटर को चेंज कर लो। फायदा क्या होगा भाई, कनेक्शन डिस्ट्रप्शन कम होगा, रिलायबिलिटी बढ़ेगी, और एट द एंड ऑफ द डे क्या, नेटवर्क की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। चलो इसके बाद एनर्जी अवेयर टीसीपी वेरिएंट है। एनर्जी अवेयर टीसीपी वेरिएंट कंसीडर नोड एनर्जी लेवल टू ऑप्टिमाइज टीसीपी परफॉर्मेंस। ये क्या करता है, नोड एनर्जी लेवल टू ऑप्टिमाइज, ये टीसीपी के परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है इन एनर्जी कंस्ट्रेंट एड हॉक नेटवर्क में। जहाँ एनर्जी कम, जहाँ प्रॉब्लम है वहां पर ये क्या है, उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का काम करता है एनर्जी अवेयर टीसीपी वेरिएंट। क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि उसमें क्या दिक्कत है भाई, बैटरी से एड हॉक नेटवर्क एड हॉक डिवाइसेस चलती है, तो उसमें तो पावर की दिक्कत होगी। तो एनर्जी अवेयर टीसीपी वेरिएंट का यूज करके हम क्या एनर्जी कंस्ट्रेंट में ही परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो ये कैसे होता है भाई, दिस वेरिएंट एडजस्ट टीसीपी का पैरामीटर को और मैकेनिज्म को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि वो एनर्जी को कंजर्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे अननेसेसरी ट्रांसमिशन और रिट्रांसमिशन को बचा के हम सेव करते हैं एनर्जी। और एट द एंड ऑफ द डे वही होगा आपका प्रोलॉन्ग नेटवर्क लाइफ टाइम होगा, वो ज्यादा देर तक यूज किया रहेगा, मतलब ज्यादा देर कनेक्टिविटी देगा, उससे क्या है, कम्युनिकेशन हो पाएगा ज्यादा देर तक, सेंडिंग रिसीविंग हो पाएगा, और क्या है, टीसीपी का परफॉर्मेंस बढ़ाएगा। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। मल्टीपाथ टीसीपी, मल्टीपाथ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है, मल्टीपाथ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अलाउज सिंगल टीसीपी कनेक्शन टू यूज मल्टीपल पाथ यूज करने के लिए ये दे देता है। ठीक है,
एक टाइम पे, इनहेंसिंग रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है, एक टाइम पे मल्टीपल पाथ है, रिलायबिलिटी भी बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा भाई, और परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा। इट स्प्लिट डेटा स्ट्रीम अक्रॉस मल्टीपल पाथ एंड रीअसेंबल्स देम एट द रिसीवर, इंप्रूविंग थ्रूआउट एंड रेजिलियंस टू पाथ फेलियर। ये क्या करता है ना, अलग अलग पाथ से भेजता है अलग अलग डेटा को, छोटे छोटे पैकेट में तोड़ के अलग अलग पाथ से भेज दिया, और फिर बाद में एक साथ जब आया रिसीवर के पास तो एक साथ उनको क्या है, उनके ऑर्डर को उसने सही कर दिया। तो इससे क्या होता है, ये करने से वही चीज लिखा है, डेटा स्ट्रीम में तोड़ के फिर बाद में रीअसेंबल कर लेता है। तो रेजिलियंस टू पाथ फेल्यूर से ये बचाता है, इससे आपका रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और क्या, थ्रूपुट बढ़ जाता है, लोड बैलेंसिंग सही तरीके से हो जाता है, एट द एंड ऑफ द डे आपका नेटवर्क बेहतर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्यूएस, क्वालिटी ऑफ सर्विस एडॉप्शन। क्यूएस क्या है, क्वालिटी ऑफ एडॉप्शन सर्विस प्रायोरिटाइज टीसीपी ट्रैफिक बेस्ड ऑन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट एंड नेटवर्क कंडीशन इन एडॉप्ट नेटवर्क। क्वालिटी ऑफ सर्विस कहता है कि ऑप्टिमाइज करता है ट्रैफिक को बेस्ड ऑन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट क्या और नेटवर्क कंडीशन क्या है, फीचर्स। अब कैसे होता है भाई, बाई प्रायोरिटाइजिंग टीसीपी ट्रैफिक, दिस टेक्निक इंश्योर दैट क्रिटिकल डेटा गेट्स टाइमली डिलीवरी। अब जिनको ज्यादा जरूरत है भाई उनको आप पहले पहुंचाओ, जिनको कम जरूरत है बाद में पहुंचाओ। इससे क्या, एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बेहतर होता है, इससे क्या होता है, यूजर को एक्सपीरियंस अच्छी मिलती है, इससे क्या होता है, एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, इससे क्या होता है, टाइमली टीसीपी की डेटा डिलीवरी होती है एडहॉक नेटवर्क में। एट द एंड ऑफ द डे आपका टीसीपी एडहॉक के साथ भी अच्छे तरीके से काम कर पाता है। कंक्लूजन में क्या कहेंगे भाई, कंक्लूजन में यही कहेंगे, यूनिक चैलेंजेस जो टीसीपी इन द एडहॉक नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, जो फेस कर रहा है, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल इनहेंसमेंट हम यूज करके, जैसे क्रॉस लेयर डिजाइन, बहुत सारे लेयर है मिलकर काम कर रहे हैं कि भाई हमें सॉल्व करना, एंड क्रॉस लेयर डिजाइन हमने यूज कर लिया। एडेप्टिव मैकेनिज्म हम जब यूज करेंगे, एडेप्ट कर ले, जो भी चेंजेस हो एडेप्ट कर ले, तो उससे क्या हम इनको सॉल्व कर पाएंगे बाय इंप्लॉइंग दिस सॉल्यूशंस। जब हम इनको इन सॉल्यूशंस को लगाएंगे, इट इज पॉसिबल टू इंप्रूव टीसीपी परफॉर्मेंस, हम टीसीपी के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएंगे, उनके रिलायबिलिटी को इंप्रूव कर पाएंगे, उसके एफिशिएंसी को इंप्रूव कर पाएंगे डॉग नेटवर्क में, इंश्योरिंग सीमलेस कनेक्शन। जिससे क्या होगा, सीमलेस कनेक्शन हो पाएगा इवन इन द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क डायनेमिक्स। नेटवर्क चेंज होते रहेंगे, उसके बाद भी आप अच्छे से उनके कंस्ट्रेंट आते रहेंगे, टीसीपी और एडहॉक तब भी क्या है, बेहतर तरीके से काम करता रहेगा। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया यूनिट 2 पूरी तरीके।